जोहार आपको। तुम दिया हो गिरिडीह के वासी जयराम दादा के जीता दिया हंसी हंसी। तो वही हम भी चाहते हैं, जब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स तो वेयर इज माय स्टेट, वेयर इज माय आइडेंटिटी, वेयर इज झारखंड, हु इज द पीपल ऑफ झारखंड। शादी कब करेंगे जयराम मातो? ये विचित्र सवाल है, इसका उत्तर भी अभी थोड़ा सा हमारे पास नहीं है। जो खान सार के सिल को रोक दे उसे सालार कहते हैं, और जो सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। क्या बात है, ये तो पूरा शूट कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ, मैच बिल्कुल किया, एकदम धड़कने बढ़ा के रख दी हैं, अभी भी बढ़ा के रखें। आप भारी भितरी करेंगे? एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल में कोई इश्तहार आता है कि परीक्षा बांग्ला भाषा में होगा, जब उड़ीसा में स्पष्ट लिखा रहता है कि उड़िया भाषा में इंटरव्यू लेंगे, उड़िया भाषा में पेपर लिखना होगा, तो यदि हमारे राज्य में अगर हमारी ये डिमांड्स है तो क्या हटके तो नहीं है कुछ। तो आपने अपने आप को टाइगर बोला, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि देखिए, अगर बचपन में जब कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो कोई मोटकू, कोई पतरकू, कोई लमकू, कोई 10वीं क्लास से ये नाम है। जब क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल में पेनल्टी को सेव करते थे, तो बहुत उड़ के मतलब पेनल्टी को सेव करते थे और कैच को बहुत हवा में लहराते हुए शर्ट फट जाता था। कभी यहाँ भी एक दो चोटें अभी है। तो ये खेलते खेलते हाँ, नाम खेल के मैदान से ही हमारी चपलता के कारण और हमारे उछल कूद के कारण ये नाम टाइगर पड़ा है। तो आप क्या प्लान है आपका विधानसभा के लिए? देखिए, विधानसभा के लिए प्लान है कि हम लोग सरकार कितने सीटों से लड़ेंगे आप? 50 से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले मुख्यमंत्री हैं जयराम मातो? देखिए, जनता तय करेगी। आपका इच्छा क्या है? जनता ठीक है, जनता चाहती है। मैंने कई लोगों से सुना कि वो जनता चाहेगी तो आएंगे। कि फेवरेट एक्टर कौन है? राजकुमार। और एक्ट्रेस कौन पसंद है? जेनेलिया डिसूजा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट स्पेशली धनबाद, गिरिडीह, झारखंड से होकर आज दिल्ली आए हैं। और अगर मैंने ये टर्म यूज़ किया है जोहार, तो इससे आप समझ सकते हैं आज के जो यूथ आइकन है पूरे झारखंड के, जिसको हर एक युवा फॉलो कर रहे हैं और युवा चाहते हैं कि उन जैसा बन सके ताकि वो भी समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। वैसे हमारे एक सोशल वर्कर, एक उभरते हुए सितारे जयराम महतो जी हमारे बीच में हैं। सर जोहार, नमस्कार और धन्यवाद। जी जोहार, नमस्कार आपका भी। कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमें आमंत्रित किया गया आपके माध्यम से, इसके लिए आपका अभिनंदन है, आभार है। सर आभार आपका है कि आपने समय दिया। जी बिल्कुल, हम लोग कभी भी संकोच नहीं करते हैं। जब कोई हमसे जानना चाहता है, हमारे उद्देश्यों को जानना चाहता है, हमसे लोगों को मुखातिब करवाना चाहते हैं, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग आगे आते हैं कि बिल्कुल जो हमारे अंदर चल रहा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये मुझे लगी आज की बात की, मैं धनबाद से, जी, आप भी गिरिडीह झारखंड से। मैं धनबाद से ही हैं। जिला आप भी मेरा प्रॉपर धनबाद है। जिला धनबाद है। मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो गिरिडीह वो गिरिडीह है। और हम आज एक दूसरे शहर में यहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आज नोएडा जैसे शहर में हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ये दुर्भाग्य भी है कि धनबाद जैसे शहर में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और वहाँ हम नहीं कर पा रहे। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश के लाखों नौजवानों को विचलित करता है कि जो सुविधाएं हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांव को त्यागने के बाद वहां जाके मिलती है, जिन चीज़ों से हम दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद में परिचित होते हैं, वो चीज़ें, वो व्यवस्थाएं हमारे राज्य में क्यों नहीं है। बिल्कुल, ये लाखों युवाओं का सवाल है कि आज 40% खनिज संपदा हम देते हैं। इस देश में हमारी एक पहचान है। कोयला का जब बात आता है तो हमारे धनबाद का जिक्र होता है। और अगर सुविधाओं में हम पिछड़ जाते हैं, हम व्यवस्थाओं में पिछड़ जाते हैं, बुनियादी ढांचों में हम पिछड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मलाल सबको है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो राजनेता जो उभर कर आए, जिन्होंने इस राज्य की सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लिया, जनता ने जो उम्मीद से उनको दिया, वो कहीं ना कहीं विजनलेस रहे, जिस कारण आज हमारा राज्य आज कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़े हैं। वहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं ये मलाल लगा रहता है। तो क्या जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो ये सारी मुद्दों को आप रख रहे थे जनता के सामने? जी बिल्कुल, हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। जो बाकी दो प्रत्याशी हैं, एक कह रहे थे राम जी को लाइए, एक कह रहे थे संविधान को बचाइए, और उस बीच जयराम महतो रोटी की बात करता था, उस बीच जयराम महतो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, उस बीच जयराम महतो विस्थापन की एक बेहतर नीति की बात करता था, पलायन पर बात करता था, नौजवानों को रोजगार का रास्ता कैसे तैयार, उस पर मैं बात करता था। और बिल्कुल उसका आशीर्वाद मिला है कि शायद मैं भारत के इतिहास से परिचय नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 साल के कम समय में 27% वोट लेके आया। ये शायद भारत में भी ये इक्के दुक्के कहानी ऐसे होंगे। बिल्कुल, आप बधाई पात्र हैं। बट जैसे आपने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये सब सारी चीज़ें रखी थी कि रोटी और रोज़गार और युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ सोचा था और हमारे महिलाओं के लिए सोचा था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि
सबने एक आप पे थोपा है एक चीज़ कि आप सिर्फ 1932 के लिए लड़ रहे थे और आपको कोई फंड कर रहा था इस चीज़ के लिए, नहीं, नहीं, कोई देखिए मैं पॉलिटिकल अगर पार्टी। आप समय लेंगे, तो मेरा मोबाइल मेरे सामने है, मेरा फ़ोन-पे मेरे सामने है, आप देख लीजिए। और फंड मेरा आज भी हो रहा है, ₹1 का, ₹11 का, ₹21 का, अगर आप कहेंगे तो हम अभी ऑनलाइन आपको ये दिखा जनता सकते करती है हैं। आपको? देखिए, जनता जो मेरे साथ जुड़ी है, ये माने जो हमारे आलोचक हैं, ये उनका सवाल है। जी, जो मेरे विपक्षी हैं, उनका सवाल है। फंड मेरा कहाँ से आता है, ये हम लगभग 1000 बार मतलब मीडिया के सामने ला माध्यम चुके से हैं हमने आप। कह दिया है। जी, देखिए, मेरा जो फंड आता है, वो चंदा स्वरूप आता है। और मतलब जब से हम लोग चुनाव लड़ने की बात कहे हैं, जब से हमने अपना पहला अधिवेशन 18 जून 2023 को किया है, शायद कल या परसों 18 जून होने वाला है, जी, तो हमें लगता है आज 1 साल से कोई ऐसा दिन नहीं कि जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। हाँ, अच्छा, ₹1 आए, ₹11 आए, मतलब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हम लोग नौकरी करेंगे, 1 ही पैसा रुपया देते सही रहेंगे। आपके अकाउंट में देंगे और पर डे आता है। ₹1 आए, ₹2 आए, ₹10 आए, पर डे आए। ये जो चुनाव का खर्च आया, जी, जो पूरा लोकसभा हम लोग लड़े, जी, ये भी माने पूरी तरह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही लड़े हैं। जी, बाकायदा जब सारा चीज़ हो जाएगा, जब हम एक दिन फ्री होंगे, तो अपना सारा जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री, जो मेरा इनकम हुआ, जी, जो मैंने खर्च किया, जी। वो सोशल सामने मीडिया के लाएँगे आप। प्लेटफ़ॉर्म के सामने हम रख तो देंगे। क्या जयराम महतो टैक्स देते हैं भारत सरकार को? देखिए, टैक्स के लायक तो पैसा आया नहीं है और ना ही कभी हमने नहीं, आपकी जो भीड़ है, आपका जो पॉपुलैरिटी है, आपके जो प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं और आप इतनी सुबह-शाम करते हैं, तो हमेशा राजनीति में ये देखा गया है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करके ये सारी भीड़ ला सकते हैं। नहीं, एक तो भी क्या भीड़ आपके पैसे से आते थे या फिर? बिल्कुल बिना पैसों की भीड़ है। इसके लिए आप कभी भी चले जाइए, जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, उन लोगों से पूछिए, जी, क्यों आए हैं? जी, क्या बोल के आए हैं? लोग जो आपको यहाँ बुलाए हैं, क्या बोल के लाए हैं? बहुत जगह ऐसा भी होता है बाकी राजनेता कि हुँ, जयराम वहाँ है तो चल, जयराम जी, महतो आएँगे, चूँकि लोगों में एक जी, मेरे प्रति एक क्रेज़ है। जी, मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, बिल्कुल। तो बाकी मेरे ओपोनेंट दल के लोग जाके ये भ्रम के माने भ्रामक बातें फैलाते हैं कि नहीं उस कार्यक्रम में जयराम महतो आने वाला है और आके लोग भीड़ में खोजते कहाँ है? अब गाँव के लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है कि कौन पार्टी का कार्यक्रम है, कौन नेता है, बस उनको ये कहा जाता है। तो आज तक 2 सालों में जो हम लोग का अनुभव रहा, वो स्पष्ट रहा कि जनता का जुड़ाव हमारी इमोशन से है। हुँ, जनता हम लोग के जो आइडियाज़ हैं, उनको जी, पसंद करती है जी, और उसीलिए वो अपने पैसों को खर्च करके वहाँ तक आए। नहीं तो ये आसान नहीं था। अगर कोई भी ठीक है, अगर पैसों की बात आए, तो तमाम जो नेता हैं, आज जब हम दिल्ली में बैठे हैं, तो ऐसे हुँ, मतलब हुँ, दर्जनों युवा ऐसे मिले कि हम लोग को भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, हुँ, लेकिन कैसे? ये आपने ऐसे कैसे किया? जी। साढ़े 3 सबके लाख सबके वोट सबके दिमाग में ये प्रश्न है। कि कैसे? हुँ, हम उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, किसी ने कहा हम कांग्रेस से हैं, हुँ, लेकिन हमारी भी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर पार्टी हमें टिकट ना दे, हुँ, तो क्या आपकी तरह हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं और इतना वोट ला सकते हैं? हुँ, तो हमने कहा देखिए ये आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये हुँ, आपका जनता के साथ कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हुँ, तो अगर पैसे से ही चुनाव होता तो बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। हाँ, विधानसभा में लाखों करोड़ रुपए खर्च बिल्कुल होते करेंगे। हैं, होते हैं। एक नेता होता है, एक जन नेता होता है। नेता का मतलब जैसे हमारे सांसद विधायक चुन के आए हैं। हुँ, हुँ, मोदी जी गए थे, वो कह रहे थे कि कोडरमा का भी एमपी हम हैं और सब गिरिडीह का जगह भी के एमपी हम हैं। आप बिल्कुल। मुझे देख के वोट कीजिए। तो वो लोग नेता हैं। अगर उनके स्थान पर कोई भी रहता, तो हुँ, उतना ही वोट आता। हुँ, उनके स्थान पर कल का कोई नया लड़का भी आता, तो उतना ही वोट आता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? एक जन नेता बनने का कार्य किया। ये जनता ने मुझे बनाया कि हम लोग अपने दम पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें और फर्स्ट टाइम हम लोग 3.5 लाख वोट मैंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर आए और बाकी जो मेरे साथी हैं, हम लोग बिल्कुल। 8 लोकसभा लड़े। कुल मिलाकर 8.5 लाख, सवा 8 लाख के बीच हम लोग वोट लेके आए, जो एवरेज एक लोकसभा में 1 लाख वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, ये भी एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक। इसी पे अगर अब मैं पूछूँ, आपने बोला कि आपने 8 लोकसभा से चुनाव लड़ा और आपके कैंडिडेट ने लड़ा। तो आप पे ये भी थोपा गया है कि आप एम फैक्टर पे बहुत काम करते हैं। धनबाद से आपने एक मुस्लिम को टिकट दिया, रांची से आपने एक महतो को टिकट दिया। तो क्या सिर्फ जयराम महतो एम फैक्टर के ही सर्कल पे काम कर रहे हैं, उनके सराउंडेड है या उनकी सोच उससे भी आगे है? नहीं देखिए हमारी सोच उससे भी आगे है। क्योंकि देखिए जब इस आंदोलन का आगाज़ हुआ, तो बहुत सारे प्रलोभन मेरे पास आए हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा कि तुम स्कॉर्पियो के ऊपर स्पीच देते हो, तो स्कॉर्पियो ही हमसे ले लो, लेकिन हमें बख्श दो। अपनी सभाओं में हमारे खिलाफ मत बोलना, हमारी कंपनियों के खिलाफ मत बोलना। तो जब पैसा का प्रलोभन हम पे नहीं चला, बहुत सारे साम, दाम, दंड, भेद की नीतियाँ लगाई गई, तो फाइनली उन्होंने कास्ट को एराइज़ किया अच्छा। कि भाई चलिए इसको एक जाति में बांध के रख देते हैं। लेकिन 3.5 लाख वोट और कुल 8 लाख वोट एक जाति के नहीं है। ठीक है, बेस जो है वो मेरा जो समुदाय में जिससे आता हूँ, नो डाउट चूँकि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े, तो बेस मेरा समुदाय रहेगा। लेकिन ओवरऑल हर एक समुदाय, हर एक तबके ने हमें मत दिया। और जहाँ तक आपने एम फैक्टर की बात कही, मैं उसको भी कहना, ठीक है, एम फैक्टर झारखंड में मायने करता है। लेकिन उसके अलावा हमने हजारीबाग से वो कोयरी कुशवाहा समुदाय से थे। हमने जो हुँ, चतरा का प्रत्याशी चयन किया, वो वैश्य वर्ग से आते हैं। ठीक है। हमने जो
दुमका का प्रत्याशी को चयन किया वो संथाल समुदाय से आते हैं। हमने जो सिंहभूम से प्रत्याशी का चयन किया वो हो समुदाय से आते हैं। तो सभी समुदाय का मिश्रण रहा। हमने यादव समुदाय से कोडरमा में थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हमने हर एक वर्ग हर एक, तब चूंकि पहला चुनाव है, हम लोग अभी बहुत चीजें और भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने सभी को साथ लेकर और साथ जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि ये आवाज शोषितों की है, ये आवाज विस्थापितों की है, ये आवाज झारखंड के हर एक युवाओं की, आने वाले युवाओं की। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि लोकसभा चुनाव में आपने हर एक वर्ग को हर एक वर्ग को हमने साधने का प्रयास किया। क्या आपके लिस्ट में जब आप टिकट बांटते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी 1932 रहती है कि अगर वो 1932 का पहले का है तभी मैं टिकट दूंगा, बाद वाले को नहीं दूंगा? देखिए, बिल्कुल प्राथमिकता हमारी जो इस झारखंड का मूलवासी है, देखिए कहीं 32 का सर्वे है, कहीं 64 का है। तो जो हमारे मूलवासी हैं, कहने का तात्पर्य जिनका इस राज्य के अलावा कहीं कोई संबंध नहीं है। तो क्या वो अभी तक हमारे सरकार में, झारखंड प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो चुका है? नहीं, इम्प्लीमेंट 2 बार सरकार ने प्रयास किया, लेकिन राजभवन से वो वापस हो चुका है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न देखिए, सबसे पहला बात है कि इसी देश में जब लोग संविधान की बात करते हैं, कानूनों की बात करते हैं, तो मुझे नो डाउट कानूनों का सम्मान हर कोई करता है, लेकिन एक ही देश, 2 पड़ोसी राज्य, एक बिहार एक झारखंड। जब बिहार में एक पॉलिसी आती है विधेयक को लेकर, आरक्षण विधेयक को लेकर 75% वहाँ राज्यपाल स्वीकार कर लेते हैं। यहीं तमिलनाडु में 69% को सरकार मैंने राज्यपाल स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन झारखंड में बस उसी अनुपात में आता है 77%, लेकिन यहाँ के राजभवन से वो अस्वीकार हो जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हर किसी को समझना होगा कि झारखंड जब से अलग हुआ है, यहाँ जो बाकी राज्य के लोग रहे उन्होंने इस सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया है, और यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बनती है तो उसके पीछे वो सिस्टम जिम्मेवार है जो नहीं चाहती कि इस राज्य के आम व्यक्ति का उत्थान हो। तो हम लोग आशा किस पे करें? तो ओवरऑल एक रिजल्ट सामने यही आया कि जिस बात का हमें अंग्रेजों के कालखंड में भय था कि हम लोग सरल स्वभाव के लोग हैं, झारखंड वासी जंगलों में, पर्वत पहाड़ों में अपना खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोग, कहीं भविष्य में कोई हमें हमारी ही जमीन से बेदखल ना करे। और आज वो हुआ, कहीं उद्यमियों के माध्यम से हुआ, कहीं कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से हुआ, और कहीं आज भूमाफियाओं के माध्यम से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसी देश में बिहार में जब कानून बन के आता है स्वीकार हो जाता है, झारखंड में जब कानून बन के आता है तो अस्वीकार हो जाता है। इसका मतलब अगर कहीं कोई कमी है तो इस झारखंड में जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनमें कमी है। आपको ऐसा कितना भरोसा अपने आप पे कि आप अकेले सिस्टम चेंज कर देंगे? देखिए, नो डाउट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ये बात सत्य है कि अभी जो भी झारखंड में जो पॉलिटिक्स रही मेरे दल में, वो मेरे इर्द गिर्द रही, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम लोग, चूंकि मैंने बार बार कहा, हम लोग लर्नर हैं, हमारे पास एक व्यवस्थित ढांचा नहीं है, हमारे पास एक बढ़िया तौर तरीका पॉलिटिक्स का हम लोग पहचाने नहीं है, जाने नहीं है, तो लिहाजा कमियां रहीं, खामियां भी रहीं, तभी तो हम लोग जीतते जीतते चुनाव को हारे। तो कहीं ना कहीं वे चीज़ें जब भविष्य में हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो इनमें कहीं ना कहीं जो खाई है उसको हम लोग पाटने का काम करेंगे, और बाकी जो नए युवा हैं जो राजनीति में जिनको हम लोग ला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उनकी भी एक अच्छी पहचान होगी और उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ होगी, और वे लोग मेरी अनुपस्थिति में भी अपने राज्य का, उस क्षेत्र का, उस जिले का नेतृत्व करने के लिए अपनी सामर्थ्य को जुटा पाएंगे। तो विधानसभा आने वाला है आपके हमारे झारखंड प्रदेश में, उसके पहले आप दिल्ली घूम रहे हैं, तो इसका क्या हम एक रिएक्शन या फिर इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक निमंत्रण था इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से, वहाँ विभिन्न दलों के लोग युवा आए थे, विशेषकर युवा थे, कुछ महिला थी, और आपकी एक फोटो वायरल हो रही है कांग्रेस के एक नेत्री के साथ। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो कोई भी आएंगे, उसमें वायरल जैसा होना कोई विषय नहीं है। उसमें कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव था उसे? नहीं, एक्चुअली जिस पेज को वायरल किया गया उसमें कांग्रेस के लोगों का नाम था। अच्छा। उसके अंदर बीजेपी के लोग भी हैं, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं। तो हम ये मान के चले कि आपकी पार्टी आपकी ही रहेगी, आप किसी के साथ मिलकर काम नहीं, बिल्कुल नहीं, विलय नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की राजनीति हार जीत से और सत्ता से बियॉन्ड की राजनीति है। हमारी राजनीति व्यवस्था को बदलने की है, और हम ये नहीं कह रहे कि हम व्यवस्था को बदल ही देंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम प्रयास करने आए हैं। अगर हमसे चूक होती है तो हमारी आने वाली पीढ़ी जहां हम छोड़ेंगे वहां से लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अगर हम फिर उनके भरोसे पे कायम नहीं हो पाते हैं तो आने वाले 10 सालों बाद, 20 सालों बाद कोई नया लीडर झारखंड में नहीं तैयार होगा, उस पर लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। कोई हमारा उदाहरण देंगे कि एक लड़का आया था, इसी तरह की बातें करता था, हम लोगों ने उन पर विश्वास जताया, तो इसलिए आज हमारा हार जीत से ऊपर है उनके विश्वास पर खरा उतरना। अगर हम उनके विश्वास पर खरा उतरते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो परिणाम सुखद होंगे। ये धीरज रखने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आसान नहीं है। आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं आसान नहीं है, वो हर प्रकार से सक्षम लोग हैं। अगर सक्षम नहीं होते तो घर बैठे चुनाव नहीं जीतते। आज आप
चुनाव कैंपेन को खंगालिए, हम्म। जिस प्रकार हम लोग का रोड शो होता था, जिस प्रकार हमारी जनसभाएं होती थी, जी। हमारी नुक्कड़ सभाएं होती थी, जी। दोनों प्रत्याशी मिलकर उसका आधा का आधा नहीं किए थे। जी। मैंने लगभग हर एक पंचायत को टच किया था। आसान जी। नहीं, 500 पंचायत है मेरे लोकसभा में, जी। गांव 1500 हैं, लगभग मैंने हर एक पंचायत को टच किया था। जी। और उन्होंने, मुझे लगता है उसका मैंने 15 से 20% एक प्रत्याशी ने, और दोनों मिलकर आधा टच नहीं किए होंगे। लेकिन फिर भी चुनाव में वो हमसे बेहतर रहे, क्योंकि घर बैठे रहे, उनके पास एक अलग प्लानिंग थी। तो उनके पास पूरा बैक एंड सपोर्ट था पूरा, चूंकि 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी पार्टी है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहा, वो पूरा देश जान रहा है कि यहाँ अभी फिलहाल हर एक लोकसभा में, खासकर उत्तर भारत की अगर बात करें तो एनडीए का 3 लाख से 3.5 लाख वोट है। उसमें जीते या हारे मैटर नहीं है। और ठीक 3 से 3.5 लाख एनडीए का अपोनेंट वोटर है, कि हम एनडीए को नहीं देंगे, और एक है कि हम एनडीए को ही देंगे। प्रत्याशी कोई रहे, माने अच्छा रहे, बुरा रहे, क्रिमिनल रहे, उसमें चार्जेस रहे, वो बेकार रहे, वो शराबी रहे, कुछ भी रहे। चार्जेस तो आप पे भी हैं। मेरे चार्जेस जनता के लिए है, मेरे चार्जेस आपराधिक नहीं है। सारे यही कहते हैं, सारे नेता यही नहीं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उनके चार्जेस को जानिए आप। मेरे चार्जेस कब हुए? जब मैं स्टूडेंट की मांग को लेकर विधानसभा के सामने बैठा। मेरे चार्जेस कब हुए? कि जब मैं एक मजदूर की डेड बॉडी को मुआवजा की मांग को लेकर कंपनी के गेट पर बैठा। तो ये चार्जेस तो मेरे आपराधिक चार्जेस नहीं है, जनता के लिए है, जनता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है कि भाई एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसी को करेंगे, वो अच्छा है बुरा है उसके पास भेजा नहीं भेजने से कोई मतलब नहीं। और एक वोट क्या है कि जो एनडीए के खिलाफ होगा हम उसी को वोट करेंगे, वो अच्छा है बुरा है, वो काम करे ना करे मतलब नहीं है। तो उन 3.5 लाख वोटों के बीच मैं अपनी पहचान बना रहा था, और मैंने भी उसी 3.5 लाख के रेशियो में ही पहचान बनाई एकदम सेम। जो मेरा आंकड़ा था कि भाई 3 लाख से 3.5 लाख एनडीए का वोट फिक्स है, और ठीक उसके अपोनेंट 3 लाख से 3.5 लाख वोट फिक्स है। तो जयराम जी, क्या मैं ये सोचूं कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे, कि आपको पहले से क्लियर था कि लोकसभा में तो तय है क्या होना है? नहीं, मुझे पूर्ण आशा था कि हम लोग 2-3 सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि मान के चलो 12,53,000 पोलिंग हुआ है, 3.5 लाख एनडीए यूपीए का वोट है, होता है 7 लाख, बच जा रहे हैं लगभग 5.5 लाख। तो हम लोग उम्मीद किए तो 5.5 लाख में नोटा और बाकी प्रत्याशियों को हटा के काट कर छांट कर हम लोग 4 लाख 4.25 लाख वोट ले आएंगे। अच्छा। और बिल्कुल वही गणित हुआ, जो जीता वो 4.5 लाख ही वोट लाया था। और हमने ये भी कहा था कि 370 से 380 के बीच उसका रहेगा जो सेकंड में रहेगा, और जो थर्ड में रहेगा उसका 350 रहेगा। वही हुआ, सेम हुआ, बस प्रत्याशी चेंज हुए। तो जो हम लोगों ने आकलन किया था इतनी कम आयु में अपने दोस्तों के बीच, हमने यही आकलन किया था कि यही गणित होने वाला है लोकसभा चुनाव का। और हमारा जो ताकत रहा वो जो प्रवासी मजदूर रहे, जितने भी मजदूर थे उनको हमने विशेष अपील किया, उन्होंने अपने घर में टेलीफोनिक किया। और जो न्यू वोटर थे वो मुझे लगता है प्रवासी मजदूर आपके वोटर हैं? हाँ, चूंकि मान के चलो बाहर में है, उनका फैमिली तो घर में है। और मैंने हमेशा प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को हमेशा उठाया है, प्रवास की समस्याओं को उठाया है। किस बेसिस पे क्या सेटअप करेंगे आप वहाँ पे? देखिए, उसके लिए सबसे पहले जब मैं कल आया, देखिए मैं एक 29 साल आप अकेले एक सीट से क्या कर लेते? बिल्कुल, एक सीट से एक अकेला भगत सिंह भारत देश में क्रांति की आवाज बनता है, एक गांधी लाठी लेके अंग्रेजों के पीछे चल पड़ता है और खदेड़ के रख देता है। तो शुरुआत अकेले से ही होती है। अगर मैं एक सीट से आ जाता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ और जिस तथ्य और तर्क के साथ मैं लोकसभा में अपनी बातों को प्रस्तुत करता, शायद ही ये जो 14 लोकसभा सांसद जीत के गए हैं, अगर ये प्रस्तुत करने का साहस भी दिखा पाएंगे। आसान नहीं है। तो क्या आपको धमकियां आती थी? बिल्कुल, ऑब्वियसली कई मरतबा मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे पुलिस में जो हमारे लोग हैं झारखंडी सेंटीमेंट के, कई मरतबा हमें फोन किया कि कोशिश की जाए घर मत सोइए। अच्छा, पहले वो आपको इन्फॉर्म? हाँ, इन्फॉर्म किया, आज आपके बारे में मार्केट में ये चर्चाएं हुई। तो आपने कभी प्रोटेक्शन? ये हमें नहीं, हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं चलने वाले हैं। क्या आपको सरकार ने ऑफर किया? नहीं, सरकार ने कभी ऑफर नहीं किया है, हमने कभी दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। लेकिन ये चीजें सच्चाई है कि जिस मुखरता के साथ झारखंड के मुद्दों पर मैंने कहा है, मैंने तो चाहे कोई कंपनियां रहे, बकायदा मैंने कई अवसरों पर टाटा के प्रबंधन पर भी सवाल खड़ा किया है। नो डाउट, टाटा आज दुनिया में नाम है भैया, उसके नाम का शोहरत है, इज्जत है हमको, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है खासकर झारखंड में, ठीक, उनका जो व्यवहार है वो नकारात्मक है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर आप विधानसभा में अगर आप जीतते हैं, तो आप क्या विधानसभा में अगर आप और भी अच्छे सीट्स लाते हैं तो आपका क्या रहेगा लोगों के लिए कि आप उनके एक सहारा बन सकें, ताकि मजदूर बाहर ना काम करके आपके ही क्षेत्र में काम करें? बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि आप हैं चाहे हम हैं, अगर हम लोग साधु संत सन्यासी नहीं तो हमारा मकसद है गृहस्थ जीवन का। करेक्ट। और गृहस्थ जीवन में प्राथमिकता होती है इकोनॉमी की, संपत्ति की, तो हमें उस पर काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रोजगार पे बात करना होगा। और अगर रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो कल जैसे ही हम दिल्ली आए हैं जी, हमने कृषि विश्वविद्यालय के जो स्कॉलर हैं उनसे हम मिले। पहली बार दिल्ली आए?
नहीं, दिल्ली हम तीसरी बार आए। तो ये चंदा से फ्लाइट से आया आप? जी, सारा नहीं, ट्रेन से आए, इस बार ट्रेन ट्रेन से आए, से कभी फ्लाइट से भी आते हैं, इसमें कोई। तो ये पूरा आपको जनता स्पॉन्सर कर रही हाँ, है? जनता स्पॉन्सर करती है या फिर कोई सहयोगी। जैसे हम अभी आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, बगल में हमारे जो साथी बैठे हैं इंजीनियर का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ठीक है मानते हैं झारखंड, आपको लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है उन एग्रीकल्चर के रिसर्च स्कॉलर के बीच बैठकर हम लोग इसी विषय पे चर्चा किए हैं कि आपके क्षेत्र में क्या। हाँ, कि हम पलायन को कैसे रोकें और रोजगार सृजन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। हम्म। तो वहाँ प्रमुख एक ही बात सबसे पहले निकलकर सामने आई कि झारखंड रहे चाहे भारत रहे, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन झारखंड एक फसलीय क्षेत्र है। यानी एक फसल 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है, 4 महीने तक ही खेत में रौनक रहती है उस फसल को लेकर, बाकी 8 महीने तो हमारा खेत खाली हो जाता है। तो यदि इरिगेशन की व्यवस्था हो, यदि या फिर कम पानी में ऐसे उपज लगाया जाए, जैसे मुनगा पे चर्चा हुआ, पपीता पे चर्चा हुआ और बहुत सारी फसलों पे चर्चा हुआ, तो ऐसे फसलें फलेंगे हमारे यहाँ? संभावना भरपूर संभावना, उसी फसलों के लिए हमारा क्षेत्र है। तो क्या होगा उससे कि अगर हम दोहरी फसल पे पहुंचते हैं तो पलायन आधा हो जाएगा। और आखिर उनको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे प्रेरित करना, क्योंकि आज के डेट में लोग क्या है कि खेती को निमंत्रण मानने लगे हैं। एक माने है, मतलब एक भावना जो है ये कहीं ना कहीं एक किसान के बेटे के बीच जो भी कारण रहे हैं बीते 20 सालों में, ये गिरावट आई है। तो उसको इस बात के लिए मोटिवेट करना होगा कि आप आखिर प्रदेश जाते हैं, केरल में जाके मछली फैक्ट्री मछली वाला काम करते हैं, आप कहीं टावर में चढ़ के अपने जीवन को रिस्क लेकर टावर का काम करते हैं, कहीं आप कंपनी में किसी होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं, भोजन परोसने का काम करते हैं। तो खेती के लिए आपको उनको प्रेरित करना होगा कि अगर आप पूरा परिवार अगर मिलके किसी एक फसल को या किसी एक फसल पे ही लगता है और अगर उसका अगर रिजल्ट महीने में 30,000, 35,000, 40,000 तक आता है, तो वो कहीं ना कहीं पलायन से हटेगा और बाहर जाने के स्कोप से भी उसका ध्यान घर में बैठकर काम करने पर रहेगा। लेकिन उसके लिए कि आपको खेती के लिए प्रेरित करना, तो इसीलिए बाकायदा मैंने दिल्ली की टीम से इसीलिए कहा कि हम लोग गांव के बच्चे हैं, अगर गांव में जाकर गांव की बात करेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप दिल्ली में जाकर अपना परिचय देंगे कि हम दिल्ली से रिसर्च टीम आए हैं और आप, मैं जो बात कहता हूँ वही अगर आप कहेंगे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें आज जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, आज जिस प्रकार से बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, उनके विकल्प तराशने की आवश्यकता है और विकल्प तराशे जाएंगे। जहां समस्या होती है समाधान वहीं होता है। कोई प्रयास तो करे, ये राजनेता जो बैठे हैं ये प्रयास तो करें। ये प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि संसद का चुनाव इसलिए जीतें कि टैक्स माफ हो जाए, संसद का चुनाव इसलिए जीतें कि मेरा जो एक व्यापार का जो ढांचा हम बना के रखे हैं उसको बरकरार रखें, उसको बचा के रखें और लोगों के सामने एक वाइट कलर अपने आप को प्रेजेंट करें। बहुत कम इक्के दुक्के ही ऐसे राजनेता हैं जो दिल से उस संसद में लोगों की आस्था का मान और मर्यादा रखने के लिए जाते हैं। जयराम जी, ये तो बात हो गई आपके मजदूरों की। आपने बहुत अच्छा सोचा कि वहाँ पे मजदूर जो हैं, अगर हमारे जो 8 महीने का जो गैप रहता है, अगर वहाँ पे उनको 8 महीने की अगर भरपाई हम 4 महीने में भी कर देते हैं ना, तो 50% बोल रहे हैं सीधा डाउन हो जाएगा, एकदम 50% डाउन हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन जयराम जी, उनके लिए आपने क्या सोचा है? जो युवा हैं, हर युवा को आप खेत में नहीं ले जा सकते। नहीं, युवा खेत में नहीं जाएगा। उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण केंद्र लगाने होंगे। तो फिर आप केंद्र की योजनाओं पे आ गए? नहीं, मैंने केंद्र का मतलब सेंटर। तो सेंटर क्या आपकी पार्टी अपने ही लेवल पे करेगी या किसी सरकार से सपोर्ट करेगी? राज्य लेवल पर करेगी और हम लोग ऐसे लोगों को अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे जो हमारे राज्य में इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट का तरीका आप जान रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे का कितना जो चैनल है उसको आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको वहां फिर दबाया जाएगा? देखिए, दबाया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब उन लोगों को भी ईमानदार बन के सामने आना चाहिए। इस देश की हालात, आज लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम देश से प्रेम करते हैं। तिरंगा से प्रेम करना देश प्रेम नहीं होता है। सिर्फ तिरंगे से अगर आप प्रेम करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, वो देश प्रेम नहीं होता है। देश की जनता से आपका प्रेम होना चाहिए। तो अगर सच में आप इस देश से प्रेम करते हैं तो मैं उन लोगों से, जो लोग इस देश में संसाधनों का लाभ लेकर परिपूर्ण हो चुके हैं, धनाढ्य की स्थिति में आ चुके हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको देखें। और ये मेरा नहीं, देश के महान संत विवेकानंद का कथन था कि आप उनको देखें जो लोग आपके ही इर्द गिर्द रहते हैं और अभाव में अपने जीवन को यापन करते हैं। तो नियमतः अगर लोग आएं, अपने दिल को बड़ा करके आएं और ये देश मेरा, ये देशभक्ति की भावना सच में दिल में है, तो लोगों से प्रेम हो। तो आप क्या प्लान है आपका विधानसभा के लिए? देखिए, विधानसभा के लिए प्लान है कि हम लोग सरकार कितने सीटों से लड़ेंगे आप? 50 से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसकी फंडिंग कहाँ से होगी? उसकी फंडिंग जनता ही करेगी, क्राउड फंडिंग करेगी। वो तो जयराम महतो के नाम पे आएगी। नहीं, जो बाकी हमारे प्रत्याशी उनके नाम पे, तो उनके नाम पर ठीक है, नो डाउट, लेकिन
उनके अकाउंट में भी और उनके चुनाव कैंपेन में भी खर्च हुआ। नहीं ठीक है, लेकिन एक अकेला जयराम महतो कितने खर्चे कर देगा? देखिए, मुझे उम्मीद है ना कि आज जिस प्रकार से झारखंड में उबाल आया है, हर एक क्षेत्र के लोग अपने एक साफ-सुथरे प्रत्याशी के प्रति उसके पीछे खर्च करने के लिए तैयार हैं। बस वो अपनी निष्ठा पर बनाए रखे और अडिग रहे, हुँ। वो विचलित ना हो। तो ये परिस्थितियाँ, इस माहौल को हमने बदला है और ये माहौल से हमें लगता है देश भी एक संदेश ले सकता है। हम लोग का खर्च केवल वो बैनर, पोस्टर और प्रचार गाड़ी और सभाओं में हुआ है। उसके अलावा जो प्रचलन था मांस मदिरा का, इस प्रचलन को हम लोगों आपने ने खत्म कर दिया है। एकदम खत्म कर दिया है। चीज़ बहुत सारे करनी होटलों में हम लोग जब खाना खाने गए हैं, तो लोग वहाँ रिपोर्ट बता रहे हैं कि दुकानदार लोग बोल रहा था, यार ये कैसा चुनाव हुआ? इससे पहले माने गहमा-गहमी होता था मेरे होटल में। लोग बोलते थे कि 20 लोगों का खाना ऑर्डर होता था। लेकिन ये टाइगर जब से आया है यार, ये एक सिस्टम को ही बदल के रख दिया है। वो चुनाव जीते या हारे क्या वो पता नहीं, लेकिन इस सिस्टम को बदल दिया है। आज लोग मांस मदिरा की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने अपने आप को टाइगर बोला, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि देखिए, अगर बचपन में जब कोई बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता है तो कोई मोटकू, कोई पतरकू, कोई लम्बकू। 9वीं 10वीं क्लास से ये नाम है। जब क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल में पेनल्टी को सेव करते थे, तो बहुत उड़ के मतलब पेनल्टी को सेव करते थे और कैच को बहुत हवा में लहराते हुए सट फट जाता था। कभी यहाँ भी 1-2 चोटें अभी है। तो ये खेलते-खेलते हाँ, नाम आ खेलते गया। खेल के मैदान से ही हमारी चपलता के कारण और हमारी उछल-कूद के कारण ये नाम टाइगर पड़ा। अभी आप इतने यंग हैं और इस कम उम्र में आपने अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दिया। तो क्या इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और किसी चीज़ से प्यार नहीं है आपको? देखिए, स्वाभाविक है, यूथ हैं, प्रेम होने की संभावना बनती है। नहीं, लेकिन बन रही है या बनेगी? देखिए, लेकिन एक हमेशा एक चित्र सामने आता है झारखंड के लोग, झारखंड की समस्याएँ। तो कुल मिलाकर अभी प्रेम कहा जाए तो इसे रात्रि से है। रात में ही चिंतन-मंथन करते हैं और अपने थॉट्स को क्रिएट करते हैं। और एक मैं सिचुएशन आपको दे रहा हूँ जयराम जी। 6 महीने बाद चुनाव है आपका और अगर मैं आपको बहुत गुड लक विश करूँगा, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है फिर से, तो उसके बाद जयराम जी का क्या प्लान रहेगा? क्या आगे आप की फिर मार्केट में या फिर लोगों के बीच में आप घूमेंगे या फिर आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो सदन के भीतर बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो उनको मुद्दों को अपनी आवाज़ सड़क में बैठ के समाधान करने के लिए आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन करते रहेंगे? आंदोलन करेंगे। मतलब आप जनता को छोड़ेंगे नहीं? नहीं, जनता के बीच हम कहाँ जाएँगे? ये प्रेम झारखंड के इतिहास में किसी को नहीं मिला है। आज कई ऐसी बूढ़ी माताएँ हैं जो भोजन ग्रहण नहीं कर रही थीं, 2 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं की थी। क्यों, कैसे हार गया वो लड़का? इतनी छोटी-छोटी बच्ची लोग, 5 साल 6 साल उम्र हो रहा है। सबने वोट किया, जो जितने लोग अच्छे हैं, मतलब बच्चों तो नहीं डेफिनेटली, नहीं, मैंने बच्चों से भी भावना था मेरा। सेंटिमेंट्स था उनका आपके सेंटिमेंट साथ। था और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। हम किसी गाँव में जा रहे थे, देख रहे मेरा यहाँ झंडा कैसे आया? बोला गाँव वाले लोग चंदा किया है। अच्छा, झंडा का भी। अभी भी अगर हम अपने लोकसभा का भ्रमण करें तो कहीं 1 क्विंटल चावल है, कहीं 50 किलो चावल है, कहीं प्याज 1 झोला है, कहीं आलू 2 बोरा है। पूरे लोकसभा में अगर उनका अगर हम बेचने जाएँ मार्केट में और निकालें तो हमको लगता है 10 लाख रुपए केवल उसको बेच के आएगा। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको जिस हद से उन्होंने जितना प्यार दिया है, आपका पूरे चुनाव में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपके आँखों में आँसू आ गया हो, किसी एक इंसिडेंट को देख के कि मैं कहाँ से आ रहा था और आज लोगों ने मुझे अपना बेटा माना? बिल्कुल, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं। अब बताइए, एक 95 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति हैं। उनका गाँव एकदम कोलियरी के बीच पड़ता है, चारों तरफ कोयला की खदानें। उनका ज़मीन भी सीसीएल अधिग्रहण किया है, लेकिन ना ढंग का मुआवजा, ना परिवार में नियोजन। जी। तो उस बूढ़े लगभग 95 वर्ष की अवस्था बेड में है। पहले हम प्रार्थना करते हैं कि जिए और 10 साल बुजुर्ग व्यक्ति की आयु बढ़े। आपको मंत्री बनते हुए देख सके। देखिए, अच्छी बात है। तो उनका डिमांड था कि या तो मुझे उस लड़के के पास ले जाओ या उस लड़के को मेरे पास ले जाओ। मरने से पहले एक बार मिलना चाहते हैं कि झारखंड की मिट्टी में कोई शेर आया है जो सीना ठोक के इनके खिलाफ बात करता है। क्या बात है। हम गए, उससे मिले और जिस दिन मिले, मैं एकदम साफ-साफ कह रहा हूँ, उनका जो दाढ़ी, लंबा-लंबा दाढ़ी, तो उसमें उनका वोमिटिंग फंसा हुआ था। अति वृद्ध व्यक्ति, उस दिन भी बीमारी की अवस्था में और वोमिटिंग हुआ है, वो बेड में है, उठ नहीं पा रहे हैं। और बोले हाँ, आपको पहचान ली, जयराम महतो हैं। वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, नाती लोग को नहीं दिखाता है तो बोलते हैं हमको दिखाओ दिखाओ। आज ये बदलाव हुआ है कि लगभग ऐसे सैकड़ों वृद्ध मिले जो 90 साल 95 साल के हैं और घर में झगड़ा करके नया मोबाइल लिया है। वो मोबाइल सिर्फ जयराम महतो का भाषण सुनने के लिए, बस यहाँ वो क्लिक करता है, लिखता है जयराम महतो का भाषण। तो ये मतलब जब इन चीजों को सामने आता है तो बहुत भावुक हो जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे अपना 5-10 रुपए चुकरी में लाके देते हैं
बोलते हैं कि भैया ये हम लोग का पॉकेट मनी है, लेकिन सुने आप हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, रखिए चुनाव में काम आएगा। काफी अच्छा लगता है। उन पैसों को अभी तक रखे हैं, नहीं खर्च किए हैं, वो यादगार के तौर पर रहेंगे। उन चौका पे लिखा है टाइगर जयराम महतो, मतलब जो भी है प्यार भरा काफी चित्र भी लोगों ने बना के दिया चित्र तो हमको लिखता है, आज तक सैकड़ों चित्र हमारे नाम पर छपे होंगे। और हमको झारखंड के इतिहास में पहला लीडर है जिसके नाम पर हमको लगता है 150-200 गाना बने। बिल्कुल, आज तक किसी लीडर के नाम पर इतना सॉन्ग नहीं बना है। वो सारे ट्रेंडिंग है जी। 4-5 भाषाओं में हमारे नाम पे गाना बना। बिल्कुल। तो ये प्रेम मिला, अभी किसी को हमने कहा नहीं। लोगों को पैसा देना पड़ता है अपने नाम पे गाना बनाने के लिए, लेकिन हमें ये प्यार मिला, तो उसी प्यार का हम कर्जदार हैं। और इसीलिए चुनाव जीते या हारे, हम जनता के बीच रहेंगे। और ऐसा नहीं, आज भी जैसे सुबह मेरी उठती है, कम से कम 100-150 लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन हाँ, पहले अगर मतलब 10 में 2 समस्याओं का समाधान, 3 समस्या का समाधान कर पाते हैं, क्योंकि एक भाई बिना किसी संवैधानिक पद पे नहीं हो ही नहीं सकता वो चीज। तो मैं 2-3 समस्याओं का समाधान अभी करता हूँ, लेकिन जितना नहीं कर पाता हूँ इनको कभी नहीं कहता कि हमसे नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे, अपनी टीम से करेंगे, उससे करवाएंगे, लेकिन हम हर एक समस्याओं को गंभीर पूर्वक सुनते हैं, गंभीरता पूर्वक। ये तो रहा है। तो जयराम जी, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आपके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? मतलब कोई एक साल में तो ये आश्चर्य है, मुझे भी आश्चर्य लगता है कि एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से शहर से, छोटे से गांव से, और आज उसको पूरा विश्व देख रहा है। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजे और वीडियोस में क्वेश्चंस पूछने के लिए उन्होंने कहा, यूएस में रहते हैं, झारखंड के हैं, कि भाई जरूर इनसे पूछना। तो आपको क्या इंस्पायर करता है ये? देखिए दादा, मैंने आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि सही बात है। मुझे भी कभी कभी लगता है, मैं जब चूंकि मैं तो एक पीएचडी का छात्र हूँ, तो दर्शन हमारे खोपड़ी में ही है। एक दार्शनिक की तरह सोचना, व्यवहार करना, ये हम लोग का माइंडसेट है जी। तो जब भी हम एकांत में आते हैं, हम भी सोचते हैं इन विषयों को, कि एक उम्र खपा देते हैं लोग। तो इसके पीछे कोई है आपका सपोर्ट? हमें लगता है नियति है, वही हमें चयन करके यहाँ तक लाई है। साफ नियति, एकदम साफ नियति है। आप पूजा पाठ करते हैं? हाँ, आस्था सबकी है, हम हर एक धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे मित्र अगर किसी भी कार्यक्रम में उनकी आस्था का, बिल्कुल हम वहाँ पहुँचते हैं। तो आप सारे आस्था को, सारे वर्ग को एक साथ लेके चलना हम चाहते हैं कि सभी की आस्था का सम्मान। लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, आपने कहा कि आप फुटबॉल बहुत खेलते थे, हाँ, वहां से आपका नाम टाइगर पड़ा जी। लेकिन वो टाइगर से राजनेता कब बन गए कभी आपको पता नहीं चला? नहीं, सही पता नहीं चला, एकदम बिल्कुल पढ़ाई पता करते करते कैसे? कभी आपने कॉलेज में, स्कूल में राजनीति नहीं करी? नहीं, कभी मैंने एक आंदोलन नहीं किया? मॉनिटर का चुनाव हम नहीं लड़े हैं। सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया आपने? एक होमगार्ड का आंदोलन था, 2020 के आसपास था, कोरोना। वहीं से शुरुआत हुई? नहीं, वहां से ये शुरुआत, उसका फिर थम गए। वो तो एक जिला का आंदोलन था, ये भी 2 ही जिला का आंदोलन था, लेकिन ये बूस्टअप हो गया, पूरा बूस्टअप हो गया। क्या 1932 के चक्कर में? नहीं, 1932 की उसमें बात ही नहीं हुई थी। ये भाषा का मूवमेंट था, और कुछ भाषाएं जो हमारे राज्य की नहीं, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भोजपुरी के ऊपर आपने काफी कुछ बोला था। नहीं, हमने ये कहा कि ये हमारे राज्य की भाषा नहीं है। काफी लोगों ने इसको नेगेटिव, नहीं, राज्य की नहीं, हमारे जिले धनबाद बोकारो की वो भाषा नहीं है। काफी लोग ने, मुझे याद है। एक्चुअली देखिए, लोग क्या समझते नहीं समझते, मेरे सारे वीडियो वहाँ पड़े होंगे जी। हो सकता है कुछ बोलने में त्रुटियां होंगी, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि भाषा यानी किसी की मातृभाषा जी, और हर एक की मातृभाषा का सम्मान है जी, और हम आदर भी करते हैं जी। लेकिन मैंने ये दलील दिया था कि धनबाद और बोकारो की जो सीमा है जी, यहाँ की जो भाषाएं हैं वह संथाली हैं, कुड़माली हैं, खोरठा हैं, जो वहाँ के मूलवासी बोलते हैं। भोजपुरी नो डाउट, भोजपुर की सुंदर भाषा होगी जी, मगही मगध की सुंदर भाषा होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने ये भी तर्क दिया था कि आपको किसी भाषा में गीत सुनने से, गाने से कोई किसी ने अवरोध नहीं उत्पन्न किया है। आकाश में चिड़ियां उड़ती है, उड़कर इस सीमा से उस सीमा में चली जाती। किसी ने कहा कि तुम अगर मेरी सीमा में आए हो तो इस भाषा में गीत मत गुनगुनाओ। मैंने कहा कि हम अपने जिले में आपको कानूनी मान्यता नहीं देंगे। लेकिन आपको लगता है इससे प्रभाव पड़ा है? मुझे नहीं लगता। धनबाद में आज भी लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन कानूनी मान्यता तो नहीं देंगे। क्यों नहीं बोले हमारे लोग भी अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं तो अपनी भाषा में बात करें, क्या? लेकिन आपको लगता है कि इससे आपका बहुत नेगेटिव फैल चुका है? नहीं, नेगेटिव लोगों, क्योंकि वो आपके वोटर है। देखिए धनबाद जिला, ठीक है, वोटर है, अच्छी बात है, लेकिन सत्यता को उनको भी स्वीकार करना होगा। लेकिन आप कितने लोगों को बदलेंगे? ठीक है, हम तो बदलने का प्रयास करेंगे, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि झारखंड में जब आप पावर में आएंगे तो खोटा को आप एक लैंग्वेज? देखिए, जिला वाइज सर्वे होगा, क्योंकि झारखंड विविधताओं का राज्य है। देखिए, भाषा को लेकर विवाद कहाँ होता है? तो आप सिर्फ एक ही जिला के बीच में रहना चाहते हैं? नहीं, एक ही जिला के बीच नहीं रहना चाहते। मेरा कहना है कि जब भाषा को परीक्षा में शामिल किया जाएगा तो जिला वाइज सर्वे हो कि उस जिला में जो मूलवासी झारखंड के वो किस भाषा को बोलते हैं। एक बात बताइए, कैसे डिवाइड करेंगे आप इसको? बिल्कुल सर्वे से होगा। कैसे सर्वे लेंगे? भाषाविद हैं, वहाँ के लोग हैं,
वहाँ का इतिहास है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं हैं। लेकिन अच्छा नहीं, मेरी एक सीधा सा मेरा सवाल है, यूपी बिहार के लोग या फिर अन्य राज्यों के लोग तमिलनाडु भी रहते हैं, तो क्या वहाँ वो भोजपुरी भाषा का डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में भी हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हम्म, 5 लाख लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो क्या वहाँ कुड़माली, खोटा, संताली का डिमांड नहीं करेंगे? चलेगा। नहीं करेंगे। तो बस यही चीज हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी आप जो अन्य राज्यों से आकर हैं, रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन लेकिन आपको नहीं लगता संस्कृति तो कि यहीं क्या स्थापित होगी? दूसरे प्रदेश की आपने नाम लिया, उसमें ऑलरेडी वहाँ का जो भाषा है वो प्रभाव उसका रहा है शुरू से। देखिए, हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि लोग खोटा में ही बात करते हैं। ये आपने सत्य कहा कि जो हमारे लोकल लैंग्वेज हैं, बिल्कुल, आपके चाहे लोकल लोग नहीं बात करते खोटा क्यों में। नहीं करते, तो उसका वो कारण बंगाली ज्यादा यूज करते मैं हैं। उस तर्क को देना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, बंगाली नो डाउट झारखंड के मूलवासी भी यूज करते हैं। कहाँ? जो धनबाद बोकारो की सीमा से, जो बस बंगाल का मैंने सीमा है। आपके जिले की बात करी। बिल्कुल वहाँ बात करेंगे ही। अगर भोजपुरी भी अगर लोग बाय द वे बोलते हैं झारखंड के, तो कहाँ बोलेंगे? गढ़वा पलामू के लोग बोलेंगे। लेकिन अब धनबाद में खोजेंगे तो ये तो, अब आपने कहा नो डाउट कि हमारे लोग भी अपनी जो भाषा है नहीं लोकल बोलते की हैं। नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते थे? ना सिस्टम में वे लोग थे। हमारे हम्म। लोगों को काम लेने के लिए हम्म। उनके पास जाना पड़ता था, हम्म। उनके पास गिड़गिड़ाना पड़ता था। हम्म। तो हमारे लोगों ने धीरे धीरे क्या किया? चूंकि देखिए, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अगर आप भाषा को रोजगार से जोड़ के नहीं रखेंगे, उस भाषा को खत्म होने में चंद मिनट का समय नहीं लगेगा। आपने हमारी भाषा को रोजगार से ही खत्म कर दिया। वहां कोलियरी में चले जाएं, हमारे जो पड़ोसी राज्य के लोग हैं, उनका वहां दबदबा है। तो जब वे लोग बाबू साहब हैं, बाबू साहब मतलब समझ रहे हैं, जो हेड होते हैं भैया, जीएम होते हैं, एचआर होते हैं, तो धनबाद तो ठेकेदार होते हैं। धनबाद तो उन्हीं से चल रहा है, कोलियरी उन्हीं से चल रही है। ठीक है, नो डाउट। गुजरात के लोग भी महाराष्ट्र को बनाने में योगदान है, लेकिन आज तक कभी नहीं कहा कि हमें गुजराती भाषा का मान्यता महाराष्ट्र में मिले। ठीक है, आपका रोल है, रोल को हमने कभी अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस राज्य की जो परंपराएं हैं उसमें दखल देंगे। गुजरात के लोगों का रोल है महाराष्ट्र में, पता कर लीजिए। आज अगर मुंबई अगर जगमग हो रहा है, तो उसमें गुजरात के व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कभी उन्होंने ये डिमांड नहीं किया कि गुजरात की चीजों को बंबई में थोपा जाए। बस वही सिंपल सवाल है। आपका रोल वहां है, के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल, तो वही चीज हम चाहते हैं। ठीक है, आपका रोल है, समय लगेगा। गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग वहां रहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में उनका रोल है, लेकिन उनकी चीजों को यहाँ थोपा ना जाए। तो जयराम जी, जैसे आपने कहा कि आपके जो खोटा भाषा है, लोकल लैंग्वेज को लोगों को एक्सेप्ट करना है जिले में, तो क्या आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग भी कंपलसरी उनके लिए हो जाए कि नहीं, कंपल्शन है आपको यही भाषा बोलना, ना तो आपको इस जिले में नहीं रहना, आप बाहरी भीतरी करेंगे? एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल में कोई इश्तहार आता है कि परीक्षा बांग्ला भाषा में होगा, जब उड़ीसा में स्पष्ट लिखा रहता है कि उड़िया भाषा में इंटरव्यू लेंगे, उड़िया भाषा में पेपर लिखना होगा, तो यदि हमारे राज्य में अगर हमारी ये डिमांड्स है, तो क्या हटके तो नहीं है कुछ? एक बात सिंपली, अगर कोई पंजाब का व्यक्ति असम में जाके अगर मान के चलिए, आज अगर राज्यों की अपनी पहचान नहीं होती, अपना अगर स्वराज्य का अनुभव नहीं होता, मान के चलिए ऑल ओवर इंडिया एक है, अगर कोई पंजाब का व्यक्ति पुलिस बन के असम जाएगा, तो क्या असम की कानूनी व्यवस्था दांव पेच को कंट्रोल कर पाएगा? पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। यदि कोई केरल का व्यक्ति शिक्षक बन के अरुणाचल प्रदेश जाएगा, क्या वो बच्चों को एक बेहतर तरीके से टीच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये विविधता है, उस विविधता का आपको ख्याल रखना ही होगा। यही विविधता भारत की खूबसूरती है, और ये भारत का संविधान आर्टिकल 1 भी कहता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप बिना स्टेट्स के इंडिया की बात नहीं कर सकते, ये बेईमानी हो जाएगी। क्या बात? तो वही हम भी चाहते हैं, जब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, तो वेयर इज माई स्टेट, वेरी नाइस, वेयर इज माई आइडेंटिटी, वेयर इज झारखंड, हु इज द पीपल ऑफ झारखंड? एवरीवन इज नॉट अ झारखंडी, एवरीवन इज इंडियन। आप फिल्टर रखना चाहते हैं? बिल्कुल, वही फिल्टर करना चाहते हैं। एवरीवन इज इंडियन, पर रहेंगे सब वहीं पे, आप बाहर तो नहीं करेंगे किसी नहीं को? क्यों बाहर जाएंगे? हमारे लोग लगभग 16 से 18 लाख लोग झारखंड के बाहर रहते हैं। आप रहिए, लेकिन जो एक राज्य के जो विशेष अधिकार होते हैं, वो उस राज्य के मूलवासी को ही मिलेंगे। आप ये चाहते हैं? ये चाहते हैं। तो आप सरकार में आएंगे तो सबसे पहला आपका यही रहेगा? जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में भी कहीं कहीं हुआ कि अगर ये जीतेगा तो आपको बस में बैठना होगा और चले जाना होगा। भैया, ऐसा हमने कब कहा? ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि नहीं, धनबाद के लोग सबसे पहला बात है कि स्थानीय नीति की बात हो रही है कि स्थानीय नीति क्या है। क्योंकि देखिए, आपको एक इंसिडेंट याद होगा, पता नहीं, हमारे बहुत ही बड़े व्यवसायी थे वहाँ पे, खालसा होटल, वो उनको जाना पड़ा। उसमें भी गैर झारखंडी का रोल है। झारखंड के लोग ना दबंग प्रवृत्ति के हैं, ना माफिया प्रवृत्ति के हैं। वो ऐसे लोग हैं, आप उनके गांव चले जाइए, वो अपना झोला फैलाकर, आंचल फैलाकर आपका स्वागत करेंगे। हम वो प्रवृत्ति के लोग हैं,
हम जंगल बनो पहाड़ों में खेती बाड़ी करके जीने वाले लोग हैं, हमारा लक्षण है वसुधैव कुटुंबकम अगर विचार को कोई स्थापित करता झारखंड के लोग करते हैं, तभी तो आज कंपनी हमारी, खेत हमारे, खलिहान हमारे उजड़े और करोड़पति बन के कौन निकले। वो अगर धमकी गया है, खालसा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने भी सुना, मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, वो धमकी है गैर झारखंडी की है। माफिया प्रवृत्ति को और किसी ने स्थापित किया तो गैर झारखंड के लोगों ने किया, जिन्होंने कोयले पे वर्चस्व स्थापित किया, जिन्होंने यहाँ की ठेकेदारी प्रथा पे वर्चस्व स्थापित किया, जिन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को पकड़ लिया, ये उनकी धमकी है। झारखंडी कभी धमकी नहीं दे सकते। तो आप इसको रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। हम लोग सरकार में उनको संरक्षण मिलेगा, ये आप श्योर करते हैं? बिल्कुल श्योर करते हैं, चाहे वो भारी भीतरी कोई रहे। आपको व्यापार करने से कोई मने सबके लिए आप एक हैं। बिल्कुल। बस ये जो है कि झारखंड नामधारी की नौकरियां, समझ अभी तक लोगों चीजों को समझे नहीं है, क्लियर नहीं था। झारखंड आप मान के चलिए अगर दरोगा की बहाली आएगी तो झारखंडी को पहले मिलना चाहिए। अभी तो छोड़िए, अभी वहां जो प्राइमरी सेक्शन आया उसमें मैक्सिमम बंगाल के टीचर आ गए, तो हम क्या करेंगे भैया? हम छगरी चराएं, हम बालू लेके क्या करें? और जो +2 की बहाली आई उसमें यूपी के लोग मैक्सिमम। मैं अपने गांव के स्कूल की बात कर रहा हूं, यूपी मतलब बलिया। तो भैया हम क्या करें? यही मेरा सवाल है, हम क्या करें? क्यों बना झारखंड राज्य? हम क्यों? और ये मेरा नहीं, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक स्टेटमेंट था 1937 में वर्किंग कांग्रेस कमेटी में। क्या स्टेटमेंट था कि अगर आप स्थानीयता का लाभ अगर वो नहीं लेगा तो उसे एक राज्य का अगर उसे अधिकार नहीं मिलेगा तो उसको स्वराज्य होने का कोई असर ही नहीं होगा उस पर, उसको अनुभव ही नहीं होगा कि मेरा स्वराज्य है। ये तो हमारा स्टेटमेंट नहीं था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट था। तो आप उन्हीं को फॉलो करते हैं? सबको करते हैं, विचार सबको, सबका विचार हम लोग एड ऑन करते हैं। आप भगत सिंह के नो डाउट आप उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, तो अपने जो युवा हैं उनके लिए आप कुछ 4 चीजें बोल सके भगत सिंह की जो लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि वो भी अपने आप को इंस्पायर कर सके? देखिए, सबसे पहली बात, भगत सिंह कहीं ना कहीं एक विज्ञानवादी व्यक्ति थे। आज के युवा और खासकर देखिए आज जो देश में माहौल है, इस चीज को आपको स्वीकारना होगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है जी। देखिए, रिलीजन भारत देश में अभी संविधान के अकॉर्डिंग 10 को मान्यता प्राप्त मिला है, हम 10 का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं जी। लेकिन और 10 धर्म की अपनी अपनी मान्यता है इस ब्रह्मांड को लेकर, ईश्वर को लेकर और ईश्वर की सृष्टि को लेकर जी। लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में हमें किन चीजों की अभी आवश्यकता है? नो डाउट ईश्वर ने सबकी अपनी आस्था है, तो हम एक 29 साल का लड़का, उस पर हम विशेष बहस नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, 10 धर्मों के लोग 10 रूप में मानते हैं, उन्होंने इस धरती को बनाया है, चाहे जिसने भी बनाया है उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंसान को बनाया और आपके हाथों में छोड़ दिया है। इसको सुंदर बनाना, बदसूरत बनाना, ये आपकी जिम्मेवारी है जी। वो इंटरफेयर हम नहीं कर रहे। हो सकता है वो नई दुनिया बना रहे होंगे जी। धरती क्या एक ही है? हो, इस ब्रह्मांड में कई ऐसे धूमकेतु हैं, कई ऐसे उल्काएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, कई ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, वहां वो जीवन का प्रकाश डाल रहे होंगे, वो यहाँ नहीं है अभी फिलहाल जी। तो अब हमें इंसानों को समझना है कि इसको लेकर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा सा जो हमारा पॉलिटिक्स हो रहा है, युवाओं को, भगत सिंह को सोचना को, वो स्पष्ट कहते थे कि मैं युवाओं को नामर्द मानता हूँ जो हर एक बात पर उसको ऊपर वाले को चढ़ावा चढ़ाते हैं। एग्जाम लिखने जाएं तो चढ़ावा, पास कर दीजिए। अरे भाई तुम अपने पर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? ये भगत सिंह का स्टेटमेंट था। तो जयराम जी, अगर मैं आपके लाइफ के बारे में बात करूं, एक 29 साल का लड़का जो कि एक छोटे गांव से आकर इतना अपने जनता और देश के लिए भी इतना सोच रहा है, क्योंकि भगत सिंह से आप इंस्पायर होते हैं, तो आपने आगे के लाइफ में आप सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहते हैं या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में जो कि अधूरा रह चुका, लेकिन आपका मन है कि एक बार वो भी ट्राई करना चाहता हूँ? मतलब पॉलिटिकल तो लाइफ आ चुका, उसके अलावा आपको क्या पसंद है? गाना पसंद है? नो डाउट बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जिस उम्र में है इच्छाएं बहुत सारी, इच्छाओं का भरमार होता है। एक्टर भी, क्योंकि आप स्मार्ट भी हैं, तो झारखंडी एक्टर क्यों नहीं बन सकते थे? आप वहां से फेमस कर सकते थे झारखंड को। पॉलिटिक्स क्यों? देखिए, पॉलिटिक्स एक चीज होता है कि आपके पैशन में हो जाता है। पावर चाहिए आपको? नहीं, पावर तो कभी पावर में रहे नहीं हम लोग, तो बिना पावर के कर ही नहीं पाएंगे आप। ये नो डाउट। देखिए, एक्चुअली मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। झारखंड आंदोलन के दौरान सर पे चोटी आई, शहादत हुई, तो हम लोग का भाषा में कहावत है, बापे पुप्त प्राप्ते घोड़ा नाय तनी तो थोड़म थोड़ा। पता नहीं कहावत हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। तो जो पिता का जो छाया होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बच्चे पे पड़ता है। क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी स्वभाव बचपन से थे और विद्रोही स्वभाव के बचपन से थे, लगता है आपके एक्सप्रेशन से। मतलब व्यवस्थाओं पर हमें हमेशा मेरा गुस्सा, एग्रेशन हमेशा। तो गुस्सा कैसे निकालते हैं आप? गुस्सा निकल जाता है। गाने का शौक है आपको?
हाँ, बचपन में अच्छा गाना गाते थे। नहीं, और झारखंड का अभी सबसे अच्छा गाना कौन सा खुट्टा गाना है, एक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे आप? अभी तो उतना सुने ही नहीं है, तुम इतना चुनाव बिजी फिर रहना। भी आपके आपके कोई चुनाव के गाने? हाँ, हमारे चुनाव गाने तो बहुत सारे हैं। सुनी लिहा गिरिडीह के बासी, जयराम नहीं दादा नहीं, आपको के। अच्छे से गाना पड़ेगा ये। एक्चुअली अब तो उस लय में नहीं है। एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, बस गाने सब अच्छे हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी ज़्यादा ट्रेंड ही करता है, सुनी लिहा हो गिरिडीह के बासी, जयराम दादा के जिताए दिया हंसी हंसी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब गिरिडीह की जनता से गीतकार अपील कर रही हैं कि जयराम भैया को हंस हंस के हंस हंस वोट हंस दीजिए के और वोट इनको दीजिए, चुनाव में चुनाव में जिताइए। जीता जी, क्या बात है। तो जयराम जी, मैं ये मानूं कि आपके माध्यम से युवा इंस्पायर होंगे और नो डाउट, झारखंड में रहेंगे। युवा इंस्पायर भी हुए हैं और युवा पॉलिटिक्स को समझना भी चाहते हैं, और युवाओं में एक हिम्मत भी आई है। आज वो सवाल करते हैं। वो हमने देखा कई अफसर पदाधिकारियों के बीच माइक पूछने लेकर की सवाल हिम्मत आ गई। करना, पूछने की हिम्मत उन्होंने किया है कि ठीक है सर, आप हमें लेकर जा रहे, क्यों लेके जा तो रहे ये आपके कारण हुआ? हैं। इन 2 सालों में ये बदलाव आया है। आपकी टीम कितनी बड़ी है अभी? क्या टीम आपने जोड़ा है कोई एक व्यवस्थित नंबर? ढंग से तो काफी छोटे हैं, लेकिन विचारों से काफी बड़ी है टीम। नहीं, जनता को छोड़ के आपकी खुद की टीम। खुद की टीम है, लगभग हमारी। तो आप प्रदेश वर्ग में काम, प्रदेश के ही नेतृत्व में काम करेंगे या फिर आप? नहीं, देश के लिए भी हम लोग आएंगे। पहले प्रदेश के लिए तो हो जाए, अभी उम्र है प्रदेश के लिए, फिर परिपक्व होंगे तो देश के विषय पे आएंगे। और मुझे लगता है जब देश में भी आएंगे तो देश के लोग भी जब हमारे विचारों को सुनेंगे और हमारे तौर तरीकों को तो स्वीकार करेंगे। और मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम जैसे नौजवान अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर तो पॉलिटिक्स उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेगी, राजा का बेटा राजा, नेपोटिज्म। और झारखंड में वही हो रहा है, 6 उपचुनाव में 6 में 6 परिवार के पास ही चला गया सीट। आपकी तरह हिम्मत होनी चाहिए सर, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे युवा हैं जो धनबाद के, आपके जिले, हम हमारे जिले की बात करें, जो धनबाद गिरिडीह बोकारो के होने के बाद भी उन्होंने आज वो जिला छोड़ दिया है। अब वो जाना भी नहीं चाहते, चाहे वो डर हो, चाहे वो रोजगार हो। डेफिनेटली रोजगार एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आपकी उस डर का चिंता, एक मैं किताब का कोटेशन दूंगा, उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है ज्योतिलाल महतो, जो पुरुलिया से हैं। बड़ा मार्मिक लाइन लिखा है कि हम लड़ते लड़ते 150 वर्षों की लड़ाई को लड़ते लड़ते थक चुके हैं, अब हमें शांत रहने दिया जाए। अब हमें स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी के किनारे हमें बस बसाव के लिए छोड़ दिया जाए। अब हमें अपने खेत खलिहानों के सहारे जीने के लिए छोड़ दिया जाए। हम शांत होना चाहते हैं, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। एक बड़ी मार्मिक लाइन है। तो इसीलिए नौजवान, हम लड़े हैं। हम कब नहीं लड़े हैं? आप भारत के लोग तो अंग्रेजों से लड़े हैं, हमने आजादी के बाद भी लड़ाई लड़ी है। मैं अनगिनत किस्से और कहानियां सुनाऊंगा। मैं शहीद निर्मल महतो का किस्सा सुनाऊंगा। झारखंड के टॉप मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ झारखंड, आज जिस रैंक में दिसम गुरु शिबू सोरेन है, उस रैंक का व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष, और उसका सीना लहू से लाल हो जाता है। झारखंड के लिए लड़ते लड़ते, विस्थापितों के लिए लड़ते लड़ते, कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते। तो हम तो आजादी के बाद भी लड़ाई लड़े हैं। हम वहीं नहीं रुके। हमारी हत्याएं झारखंड अलग होने के बाद भी हुआ है, जिनमें 3 विधायकों की हत्या हुई जी, और एक सांसद शहीद सुनील महतो, 12 गोलियां सीनों में दाग दिया गया। सुनने में उनके किस्से लोग सुनाते हैं कि 4 या 5 गोली लगी थी, वो जमीन पे धराशायी हो गए, फिर उठ के खड़े हो गए। ये झारखंड की मिट्टी और ये झारखंड के नेता का स्वभाव है। और फिर मुड़कर देखने लगा, मैंने वो प्रतीक दे रहे हैं कि हम तो अभी जिंदा हैं, हिम्मत है। 12 गोली दागा गया था। तो हमारी लड़ाई अलग टाइप की है। तो हमारी लड़ाई डर नहीं लगता? नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है कि जयराम महतो एकदम डर नहीं लगता है। हम जब हम हतोत्साहित होते हैं, हम आज से नहीं, हम बचपन से एक ही चीज मोटिवेट के लिए लाते हैं, आंख को बंद करते हैं और एक ही चीज सोचते हैं कि धट दुनिया जाएगी, मरेंगे तो हम कौन होते हैं? कौन यहाँ जीने के लिए आया है? सबको मरना है। हाँ, 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला सूरज मिटेगा, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैली धरती मिटेगी, 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा मर के खाक हो जाएगा। हम तो इंसान है यार, 60 साल की आयु है, काहे डर के जिएंगे? हम अपने आप आंखें बंद कर लेते जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खासकर सफलता, असफलता, धन दौलत, तो हम आंखों को बंद करते हैं। अपने अंदर एक ही एनर्जी आते हैं कि यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया, सिकंदर खाली हाथ लौट के गया है, 30 मार्का IAS IPS जितना है सब मर जाएगा, सब धरती में समा जाएगा। बहुत सही। ऐसा हिम्मत हमें चाहिए कि सारे युवाओं को ऐसी हिम्मत आए और हमारा जिला, हमारा प्रदेश एक अच्छी ऊंचाइयों पे जाए। सर, कोशिश किए हैं, देखिए अब क्या होता है। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं, हम एक प्रयास करने आए हैं। अब हमारा प्रयास कहां तक सार्थक होगा वो नियति ही जाने, नियति लेकर आई है। बिल्कुल। जयराम जी, जैसे देखा गया है कि झारखंड के लोग जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अधिकतर बाहर नौकरी के लिए ढूंढते हैं अपने
पढ़ाई के बाद वो झारखंड में आते ही नहीं हैं। मतलब मैंने तो कभी कम ही देखा है कि अगर टाटा स्टील्स हो या कोई बड़ी जो कंपनी एसीएल हो गई, कोल इंडिया हो गई, ये लोग भी अगर लेते हैं तो बाहर के लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। लोकल हमारे जैसे लोग वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते। तो इसके लिए आपका क्या प्लान है आगे आने वाले टाइम पे? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि 75%, चाहे वो केंद्र की पॉलिसियाँ हो या राज्य की पॉलिसियाँ हो, अगर केंद्र से काम बनेगा तो केंद्र के माध्यम से करना चाहिए, और राज्य के से अगर काम होगा तो राज्य से करना हो। 75% जो भी उद्योग के सेक्टर हैं, वहाँ झारखंडियों का इंटर होना चाहिए। ये बात सत्य है। जमशेदपुर में भी ऐसे बहुत सारे शिकायत आए हैं, बाकायदा टाटा कंपनी में आए हैं। एमपीएल खुला हमारे मैथन में, एमपीएल, वहाँ पे भी है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिनी रत्न, महारत्न, वहाँ झारखंडी है ही नहीं। एमपीएल तो लेती नहीं है लोकल, बिल्कुल, लोकल के नाम से ही उन्हें चिढ़ है। और लेगी भी तो। और सबके संबंध हैं आपके। अगर आप माइंस की बात करें, बीसीसीएल सीसीएल की बात करें, तो इंटरव्यू आपका कलकत्ता में होता है, सारा चीज़ आपका हेडक्वार्टर कलकत्ता बैठा है, तो वहीं से छटनी हो ये जाता आपने है। मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा मैंने बार बार उठाया है कि अगर 27% कोयला हम देते हैं तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भी धनबाद अथवा बोकारो होना चाहिए, या झारखंड का कोई जिला होना चाहिए। कलकत्ता क्यों रहेगा? हमें कलकत्ता के लोगों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें हमारी चीज़ हमें मिलनी चाहिए। तो इससे रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, उससे रोजगार भी बढ़ेगा, और जो मैक्सिमम जीएम हैं, एचआर हैं, सुपरवाइजर हैं, वो हमारे चयन होके आएंगे। जब हमारे लोग चयन होके आएंगे तो उनके अंदर भी एक विस्थापन की पीड़ा होगी। गांव में जो आग जल रही होगी वो आग उसके भीतर भी होगी, यानी वो बेहतर काम करेगा। जो लोग कलकत्ता से आए हैं, ना वो मेरे झारखंड को जानते हैं, ना मेरे विस्थापन के दर्द को जानते हैं, ना मेरे उजरते हुए गाँव को जानते हैं, और उस आग से निकलने वाली महामारियों को जानते हैं। वो बस अपना काम जानते हैं, और कितना इसको मैक्सिमम बीसीसीएल को प्रॉफिट दे सकें, उसके लिए जो भी करना पड़े उस काम को करते हैं। ये सत्य है। आज इंटरव्यू कलकत्ता में होगा, फॉर्म अप्लाई कलकत्ता सब कुछ में वहीं होगा। पे होता है। झारखंड के बहुत सारे एग्जाम उड़ीसा में होते हैं, यूपी में बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के काम है उनका इंटरव्यू होता है, तो लोग तो वहीं से आएंगे। उसके बाद अभी देखिए सारी चीज़ एजेंसी के माध्यम से हो रही है। थर्ड अगर आप पार्टी से स्वास्थ्य की बात कीजिए तो एजेंसी, शिक्षा की बात कीजिए तो एजेंसियाँ टेंडर ले रही है। झारखंड की एजेंसी है कहाँ? झारखंड का एक भी ढंग का जो एजेंसी का ऑनर होता है, एक भी ढंग का नहीं। तो अब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं देखिए, कि हम सक्षम नहीं है कि पैसे की वजह नहीं, से? सक्षम हैं हम, हमें अवसर नहीं मिल रहा है। बोले तो सिस्टम को इस प्रकार से हाईजेक किया जा चुका तो है। झारखंड में भी तो बाहर के अफसर हैं, नो डाउट है। तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, उसके लिए रीज़न यही है कि जब तक हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है। हाथ बंधे हुए हैं। उसके बाद देखिए एक माइंडसेट होता है, जब तक आपके माइंडसेट में काम करने की इच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से झारखंड की तस्वीर को तभी बदलेंगे जब मैक्सिमम झारखंड के लोग पदस्थापित होंगे, मैक्सिमम झारखंड के लोग सरकार को चलाएंगे, आगे से भी चलाएं और पीछे से भी चलाएं। आपको लगता है कि इसमें आप करप्शन रोक पाएंगे? देखिए, आज के दौर में अकेला व्यक्ति, अकेला जिला, अकेला राज्य करप्शन रोकने के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इस देश को एक मुहिम चलानी होगी, जैसे अन्ना जी कुछ वर्ष पहले बैठ गए थे। तो क्या आप धनबाद से मुहिम दिल्ली चलाएंगे? बिल्कुल चला सकते हैं। आवाज़ एक क्षेत्र से ही उठती है, एकाएक पूरे क्षेत्र से नहीं उठती है, उस आवाज़ को फैलाया जाता है। तो नो डाउट हमें लगता है कि करप्शन पे बात होनी चाहिए। करप्शन ही आज महत्वपूर्ण कारण है हमारी इस देश की व्यवस्था को डैमेज करने के लिए। लेकिन क्या आपकी पार्टी, आपने बोला करप्शन मुक्त झारखंड, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप झारखंड को करप्शन से मुक्त करना चाहते हैं, तो क्या जयराम महतो आने वाले 5 साल में, उनका मैनिफेस्टो, उनका एक प्रोजेक्शन होता है ना कि 5 साल में हम ये पोजीशन पर रहेंगे, तो आने वाले 5 साल जयराम महतो का कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है, आपको, चूँकि हम लोग यूथ के माध्यम से आए हैं, युवाओं की आवाज़ बन के आए हैं, तो एजुकेशन पे आपको काम करना होगा। और एजुकेशन में क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ थ्योरी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है उसको आप वोकेशनल कोर्स पे लेके आएँ, प्रैक्टिकल कोर्स पे लेके आएँ, प्रैक्टिकल चीज़ों का। भाषा पे काम नहीं करेंगे आप? भाषा पे नो डाउट काम करना ही होगा आपको नहीं लगता कि हमारे जिले के लोग भाषा, इंग्लिश बहुत, यूजी टू पीजी तक आपको, केजी टू पीजी आपको अपनी भाषा की बात करनी होगी। भाषा और संस्कृति अगर विलुप्त हो जाएगी तो उस मनुष्य का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा। तो नो डाउट भाषा हमारा रहेगा ही, लेकिन रोजगार सृजन के लिए आपको उस भाषा को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जोड़ना होगा। आज मोटा मोटी अगर झारखंड की बात करें तो यूएन का रिपोर्ट था कि 2050 आते आते झारखंड की 8 भाषाओं का जिक्र था, मैं भूल रहा हूँ, वो शायद विलुप्त हो जाएंगी या तो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हो जाएंगी। तो सरकार उस दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ना उनको चिंता है ना फिक्र है, क्योंकि जो लोग अभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनको मालूम है कि उनका परिवार दिल्ली में भी सर्वाइव कर लेगा,
उनका परिवार नोएडा में भी सर्वाइव कर लेगा और उनका परिवार कनाडा में भी सर्वाइव कर लेगा। लेकिन बाकी जो झारखंड के मिडिल क्लास फैमिली वो कहाँ सर्वाइव वो कहाँ कर पाएंगे? जब झारखंड चारों तरफ से खंडर हो जाएगा, धनबाद का कोयला कोड़ के निकाल लिया जाएगा, बोकारो के कोने कोने से गैस और जो खनिज संपदा है कोड़ कर निकाल ली जाएगी, जब वो खंडर हो जाएगा वो भूमि, तो वे लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे? इस पर क्या प्लानिंग है? तो इस पर शिक्षा पे काम करेंगे आप? एजुकेशन पे काम होगा। एजुकेशन के बाद आपको हमारे राज्य में बहुत सारी रिक्तियाँ हैं जिन पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। आज एग्जाम की बात करें तो देख सकते हैं, सीजीएल की परीक्षा कटघरे खाली है सारी, जेपीएससी की परीक्षा कटघरे में, जेएसएससी की परीक्षाएं कटघरे में। उसके लिए आपने आवाज उठाया? लगातार हम लोग पे एफआईआर भी हुआ है, उसी कारण केस मुकदमे खाए हैं। जो केसों का जो हमारा लंबा फहरिस्त है कहाँ से आया है? उन्हीं आंदोलन की वजह से आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात है एक मजबूत सरकार चाहिए जो फ्री और फेयर एग्जाम ले। देखिए, सबसे पहला बात है पैकेज हर चीज़ का रहता है, फंड हर विषय के लिए रहता है, किसान के लिए भी रहता है और हर विषय के लिए रहता है। लेकिन बात है कि यहाँ किसान का एक प्रतिनिधिमंडल नहीं है ढंग का जो सरकार से अपने विषयों पर बात कर सके। आज जिन विषयों पर एक 29 साल के लड़के बैठ के चर्चा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में चर्चा कर रही है, काम गवर्नमेंट का है, ये काम सरकार में बैठे लोगों का है, जिनको वोट देकर यहाँ तक भेजा है उनका काम है उनको सोचने का। लेकिन उनको फुर्सत मिलेगी तब ना, उनको कहाँ वे व्यस्त हैं कि भाई ये सड़क अब नया बनने वाला है, इसमें 10 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लेना है, मार्केट बनाना है, बीएड कॉलेज खोलना है, कोई अपना इन्वेस्ट करना है। अरे भैया, आप ही अगर पूरे झारखंड में आप रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग कटर लेके भीख मांगते हैं, यही अच्छा रहेगा। सबका है 10 चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनेता रहे, वो पहले डंके की चोट पे बिल्कुल डंके की चोट पे। जब मैंने पहले कहा है कि जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे ना, उस दिन नाम लेके बोलेंगे, जगह लेके बोलेंगे कि कहाँ आपका 5 एकड़ का जमीन, उस पर क्या खड़ा है अभी झारखंड में। बिल्कुल झारखंड में, झारखंड से बाहर भी बोलेंगे। आने दीजिए समय। तो डेटा आपका तैयार है? डेटा तैयार है, समय का इंतजार है। अरे क्यों भाई, एक बात बताइए, आप नेता चुन के आए हैं या व्यापारी चुन के आए हैं? पहला बात, हमें व्यापार से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो व्यापारी बन के अगर करोड़ रुपया कमाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। एक नेता बन के अगर वो 1 रुपया भी गलत कमाएगा तो हमें आपत्ति, क्योंकि नेता वो हमारे वोट से बना है, हमारी उम्मीदों से वो बना है, हमारी उम्मीदों को लेकर वो आगे बढ़ा है। लेकिन जीतने के बाद क्या कर रहा है? दिल्ली में सुने हमारे कई नेता अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में अपने महल बना के रखे हैं शान और शौकत। ये फैक्ट्स है आपके पास? सारे फैक्ट्स हैं। चलिए, झारखंड के तो हम आपको बोले तो स्टिंग ऑपरेशन नाम नहीं लेना चाहते, नाम अभी थोड़ा छोड़ देते हैं 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल के लिए नहीं, विधानसभा के चुनाव के लिए बस। उसके बाद उस दिन तो विधानसभा के चुनाव में क्या आपका ये भी एक एजेंडा है कि इस माध्यम से भी आप लोगों को एक्सपोज करके? बिल्कुल एक्सपोज तो करेंगे, क्यों नहीं एक्सपोज करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनेता क्यों आता? अगर हमारे राजनेता सही होते थे 29 साल का लड़का यहाँ आता ही क्यों आता भाई? एक सांसद बनने के लिए क्यों आता? एक विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए क्यों आता? सरकार बनाने के लिए क्यों आता? तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले मुख्यमंत्री हैं जयराम महतो? देखिए, जनता तय करेगी। आपका इच्छा क्या है? जनता ठीक है, जनता चाहती है, मैंने कई लोगों से सुना कि वो जनता चाहेगी तो आएंगे, कि वो चाहते हैं कि जयराम महतो मुख्यमंत्री। जनता चाहेगी तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो आपकी इच्छा है? हमारी इच्छा नहीं है, जनता की इच्छा पे हम काम करेंगे, क्योंकि जनता ने जो विश्वास जताया है, जनता ने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह किया है, उसका हम ऋणी हैं। उसके लिए वो जहां लेकर आएगी हम आएंगे। आपकी क्षेत्र के पड़ोसी हैं आपके, आपने खुला स्टेटमेंट दे दिया था कि इरफान भैया ने भाभी के लिए साड़ी मंगाया। नहीं, ये उनका ही स्टेटमेंट था कलकत्ता से। वो नाराज हो गए थोड़ी सी कि कल का लड़का आज मेरे को ऐसा बोल रहा है। हमने वो तो उनका ही स्टेटमेंट था, ये उनका ही स्टेटमेंट था जो 2-3 साल आपने दोहराया। बस हमने सिर्फ दोहराया, ये उन्हीं का स्टेटमेंट। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि कल का लड़का आ जाके मेरे को तो छोड़ दो, मेरे को तो बख्श दो? उन्होंने ऐसा कहा। देखिए, हम बख्शेंगे किसी को नहीं, चाहे कोई हो, चाहे कोई रहे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में। आज माननीय इरफान दा हमारे सरकार में है, हो सके मंत्री बनने का उनका चांसेस बन रहा है, आलमगीर आलम के बाद मैंने कहा संभव है मिल जाएगा। तो आप अगर जामताड़ा से आते हैं, जामताड़ा को पूरा दुनिया जानती है साइबर क्राइम के लिए, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? उस पर काम क्यों नहीं करते हैं? जामताड़ा के 95% पेशेंट धनबाद आते हैं, पश्चिम बंगाल आसनसोल चले जाते हैं इलाज के लिए, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? उनके जीतने का फैक्टर देखिए, जो पूरे भारत का है, अपना खुद का समुदाय। तो आप, लेकिन आप तो उनको साथ लेके चलते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन पूरे भारत का जो फैक्टर है वो उनका है। लेकिन हाँ, उसी समुदाय में कोई नया नेतृत्व आएगा, उनको जो चैलेंज करेगा बेहतर होगा। परिवारवाद की पॉलिटिक्स क्यों भाई? तो जयराम महतो, क्या ये कहा जाए कि साइबर क्राइम रोकेंगे? क्योंकि बहुत गंदा हमें बाहर दिखाया जाता है कि झारखंड मतलब क्या। पहली बात तो बहुत अच्छी मूवी आई वासेपुर, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जयराम जी बाहर वासेपुर का बहुत बुरा एक इमेज बनाया हुआ है। लोग कहते हैं वासेपुर अच्छा, ये तो कट्टा रखा होगा। अब एक आ गया जामताड़ा,
कि अच्छा जामताड़ा ये तो पैसे निकालने में माहिर होगा। तो आपको इससे नहीं लगता कि हमारी छवि को बॉलीवुड वाले लोग आके खराब करके चले जाते हैं मूवी के माध्यम से? बिल्कुल कुछ लोगों के कारण आप पूरे जिले को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये बात तो सही है। ठीक है, मानते हैं कुछ नकारात्मक लोग हैं जिनके नकारात्मक कार्यों से प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सुंदर पूरे क्षेत्र को, जो एक गौरवशाली क्षेत्र रहा है, परित्याग और बलिदान का क्षेत्र रहा है झारखंड, आप उसको धूमिल करने का चेष्टा करें। बॉलीवुड से मुझे एक चीज़ याद है, आपसे पूछना चाहता था मैं, और ऑडियंस पूछना चाहती है कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? राजकुमार। अच्छा, तो क्या उनकी मूवीज देखते हैं आप हमेशा? हाँ, समय मिलता है? अभी अब नहीं क्योंकि आपको मिलता है समय ना। तो देखिए गाड़ी में भी अब खाने को गाड़ी में आपको बस खाना भी आप गाड़ी में गाड़ी खाते में हैं ही खाते चलते हैं, चलते। बिल्कुल। और एक्ट्रेस कौन पसंद है? जेनेलिया डिसूजा। अच्छा, काफी अलग नाम। हाँ, चूंकि मतलब पता नहीं उनका कोई मूवी लाइक करते हैं उनको आप? नहीं, वो मतलब तो मूवी रितेश कौन सा देखा आपने उनका? देखे 2-3 मैंने एक्चुअली। एक्ट्रेस उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि बचपन से हम लोग का जो था ना, ये धूम धड़ाक नहीं, मारपीट। लेकिन कोई मूवी देखी होगी ना तभी उनका। हाँ देखें, लेकिन मेमोरी में नहीं आ रही। राजकुमार साहब को इसलिए पसंद जो करते गाना हैं। था कभी कभी आदित्य जिंदगी में हाँ यूं ही मतलब अकेला ऐसा रहता है। याद नहीं रहा, मूवी की दुनिया से बहुत दूर दूर हो चुके हैं, लेकिन पर पहली पसंद आपकी वही है? हाँ। आखिरी भी वही है? अब तो मैंने नहीं, अभी कुछ नए मूवी आ रहे हैं। हाँ। जैसे सलार आया था, सलार देखने गए थे। अच्छा, अब मूवी देखते हैं? हाँ, कभी कभी दोस्तों के साथ, अगर थिएटर में जाते हैं थिएटर में कभी कभार तो लोग 6 महीना में। काफी आपको घेर लेते होंगे? वहाँ बहुत मास्क लगा के जाते हैं, कवर करके जाते तब भी पहचान में तो आ हैं। जाते नहीं होंगे? आते हैं, और अभी नाइट शो में जाते हैं। नाइट शो देखते हैं, शौक है आपको? कभी कभार। ये धनबाद जाते हैं या कहीं और? नहीं, धर्माद हुई प्रभातम। प्रभातम जाते हैं? हाँ, क्या बात। तो मूवी का शौक है आपको? कोई अच्छा कोई डायलॉग बोलना चाहें आप किसी मूवी से? वही है। उसको राजकुमार। हमने ने उसको मतलब भूमि का डायलॉग को हम अपने यहाँ ऐड कर दिए थे, कि जो मतलब डायलॉग नहीं था, उसको हम डायलॉग बनाए बताइए। कि जो खान सार के सिल को रोक दे उसे सालार कहते हैं, और जो सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। क्या बात है, ये तो पूरा शूट कर रहा है, मैच कर रहा है हाँ, आपका। मैच बिल्कुल किया, एकदम धड़कने बढ़ा के रख दी हैं, अभी भी बढ़ा के रखें। सबका जो मीटर आपने हाई कर दिया। हाई करके रखे हैं कि ये विधानसभा में लड़का क्या करेगा। शादी कब करेंगे जयराम महतो? ये विचित्र सवाल है, इसका उत्तर भी अभी थोड़ा सा हमारे पास नहीं है। नहीं, फिर भी शर्मा रहे हैं आप कुछ, तो मुझे लग रहा है। देखिए, जिस उम्र में है शर्माना स्वाभाविक है। अगर हम शर्माए नहीं, आप प्रेम पे सवाल करें, आप विवाह पे सवाल करें, अगर हम शर्माए नहीं, थोड़ा लजाए नहीं, तो इसका मतलब सोच लीजिए हमें मानवीय गुण है ही नहीं। अगर मुझे मानवीय गुण है तो स्वाभाविक है तो क्या इनमें कुछ प्रतिक्रियाएं। विधायक शपथ लेने के नहीं बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात ऐसा है कि मतलब समय नहीं मिला, और जुनून ही बन गया। झारखंड के मुद्दे जुनून बन गए, उन मुद्दों पे बात करना जुनून बन गया। हम लोग तो सोते खाते नहाते बस आंदोलन। एक आपके सामने आंदोलन। हम केस रखते हैं। अगर जयराम महतो को एक लड़की बाहर की पसंद आ गई, जो कि 1932 धनबाद की है, लेकिन 1932 के बाद की है, अच्छा, क्या जयराम महतो शादी करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग एक नहीं, हाँ या ना में देना। नहीं, देखिए, पहला बात है कि हम लोग घर के इच्छा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए, पहला बात है कि अभी हम लोग शहर के लाइफ को नहीं जीते हैं, गांव को जीते हैं जी। तो उसमें घर का मैटर बहुत मायने होता है। लेकिन आप गांव से बाहर हैं। आप तो इतनी जनता, आप 3.5 लाख के मुखिया हैं। मतलब आप मुखिया गलत वर्ड यूज किया, 3.5 लाख को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। तो आप गांव के नहीं रहे ना, ये बात तो सही है। और आप दिल्ली घूम रहे हैं आज। दिल्ली घूम रहे हैं, सही है। देखा जाएगा परिस्थिति। चलिए ठीक है, इसमें आप शर्मा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव है कि बहुत जल्द शायद सुनने को मिलेगी जयराम जी। नहीं, अभी भाई का हाल ही फिलहाल आप शादी बुलाएंगे की है। हमें बुलाएंगे आप शादी में? जरूर बुलाएंगे। अभी भाई का शादी किए हैं, छोटा भाई का, जो हमसे छोटा है। तो क्यों शादी की? अपनी शादी को रोकने के लिए, अपने शादी के दायित्वों से दूर रहने के लिए ना शादी की है। तो छोटे भाई का हमने विवाह इसीलिए कराया है ताकि आप निश्चिंत होकर पॉलिटिक्स कर हम निश्चिंत होकर पॉलिटिक्स कर सके। और फैमिली ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया है। अभी उस फैमिली में, जिस फैमिली का मुखिया 2 पुरुष एक ही 2 महीने के अंतराल में डेथ हो जाते हैं। मेरे दादाजी भी उसी साल डेथ करते हैं, और 2 महीने बाद मेरे पिताजी भी डेथ करते हैं। यानी जिस फैमिली से मैं आता हूँ, उस फैमिली में लगभग 20 वर्षों तक कोई पुरुष मुखिया नहीं था। मेरे चाचा थे एक पुरुष, जिनकी दोनों आंखें जन्म से नहीं है। मैं उस फैमिली से आता हूं जिसमें कोई पुरुष मुखिया नहीं था। मेरी माँ सारा काम करती थी, मैंने करीब से देखा है। सिर्फ हल इसलिए चूंकि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमारी एक परंपराएं हैं, कुछ पौराणिक मिथकें हैं, या फिर जो कुछ भी हमारे एक नियम है कि महिला हल नहीं चला सकती है। तो हल को छोड़कर मेरी माँ ने हर वो काम किया जो एक मर्द करता है। खेती बाड़ी के मामले में, गृहस्थी के मामले में,
कई अवसर पर मैंने अपनी माँ को देखा कि चूंकि हल बैल तो घर में है नहीं, तो बाकी लोगों का खेत हो चुका है आगे पीछे, अब कैसे कर लेके जाएंगे, तो मेरी माँ कुदाल से खेत को कोड़ने का काम की और फसल लगाने का काम। वो समय भी देखा है आपने? वो समय भी देखा है मैंने, और ज्यादा दिन पहले नहीं, हार्डली 2007, 8, 9 के आसपास मैंने देखा, जब हम मैट्रिक और इंटर के छात्र थे उस समय के आसपास देखा है। तो आपकी माँ को आज बहुत खुशी मिलती होगी कि आप इतने इतने माओ के बेटे नहीं, बन चुके उसके लिए खुशी है, लेकिन तकलीफ उसी बात का है कि मेरा बेटा सबका है, घर का नहीं है। पर कुछ अच्छा ही तैयार कर रहा है उनके लिए। तो ये चीजें रही है, जो कष्ट उन्होंने झेला है, बिल्कुल कष्ट आज भी झेल रही है, लेकिन आप उसको बहुत खूबसूरती से अब निभा के उसको अच्छा करने वाले हैं, उनकी आज जिंदगी भी को मेरा बेहतर पूरा बनाएंगे। परिवार आज भी कष्ट झेल रहा है। मैं परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मेरी माँ को लोगों ने इतना ही बताया था कि पीएचडी बहुत बड़ा पढ़ाई है, वो ना कुछ बोलिए बेटवा के पढ़े दी। तो मेरी माँ गर्व से अपने रिश्तेदारों को सुनाती कि मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है। मेरी माँ नहीं जानती पीएचडी का मतलब क्या होता है। जी। एक गांव की साधारण महिला कैसे जानेगी, लेकिन किसी ने उसे कहा था कि पीएचडी बहुत बढ़िया पढ़ाई है। तो आप डॉक्टर जयराम महतो हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी 2 सेमिनार प्रेजेंट हुआ है और 2-4 होंगे, मतलब 4-5 नहीं 4 चैप्टर प्रेजेंट किए हैं जी। 7 चैप्टर का है और 3 चैप्टर बचा है। तो मतलब शिक्षित एक युवा, एक एनर्जेटिक, हमें धनबाद को एक रिप्रेजेंटेटिव मिलने वाला है बहुत जल्द। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? विधानसभा असमंजस है, क्योंकि जन नेता है ना, लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से हम नेता हम लोग नहीं रहे। नेता वो जो विधानसभा से नेता की तरफ बात कर रहे हैं, सस्पेंस रख रहे हैं आप। नहीं, जन नेता नहीं, देखिए खुल के आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप उस विधानसभा के हो गए। देखिए सबसे पहली बात, मैंने पहला चुनाव लोकसभा लड़ा है। मेरे लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, तो उसमें से अभी चर्चा चल रहा है टुंडी, जो मेरा होम है। टुंडी के आप? हाँ, टुंडी मेरा होम है। डुमरी मैंने सबसे ज्यादा वोट लाया है, दोनों को बहुत भारी अंतर से पछाड़ा है। मैं बेशक चुनाव हारा हूं, लेकिन डुमरी में मैंने 90,000 वोट लाया है, और जो सेकंड थे वो 55,000 थे, यानी 35,000 से मैंने वहां लीड किया है। दूसरा चर्चा, कौन सा वर्ग वहां ज्यादा है डुमरी में? हमारे वर्ग हैं। तो आपको लगता है कि आपके वर्ग के ज्यादा लोग हैं तभी सपोर्ट आपको मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं? आप सबके नो डाउट, वो हमारा बेस है, हमारा वर्ग हमारा बेस है, हमारा आधार है। लेकिन आपने अपने वर्ग को सबको समेट लिया। सबको हमने समेटा है। तो डुमरी मेरा 90,000 है, डिमांड चल रहा है मेरा बेरमो में कि एक। तो बेरमो में आपको लगता है वहाँ पे? बेरमो में 53,000 वोट है, तो विधानसभा की दिशा और दशा अलग होगी। गोमिया में भी चर्चा चल रहा है, और उस क्षेत्र से बाहर भी चर्चा चल रहा है हमारा। कहाँ? धनबाद? धनबाद में सिंदरी सीट से चल रहा है। सिंदरी सीट महतो सीट है वो? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ महतो ही लोग रहते हैं। महतो जीतते आए? नहीं, बीच में मंडल लोग भी जीते हैं। चलिए, और भी लोग जीते हैं। बहुत अच्छी बात है, और हम तो वेट करेंगे कि आप कब अपना अनाउंस करें, ताकि पूरी जनता का। 2 सीटों से लड़ेंगे, अब जहां से भी लड़ेंगे। अभी असमंजस इसलिए है नहीं, मैं बिल्कुल इस पे आपको नहीं बोलूंगा कि मैंने ये कहा था जनता से। देखिए सबसे पहले बात, लोकसभा चुनाव जनता की मांग थी कि, लेकिन लोग धनबाद कहते थे लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी बात को मैं कहना जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी ने देखा है, सबसे ज्यादा हमारे नेताओं का कत्लेआम किसी ने देखा है, तो धनबाद ने देखा है जी। माफियाओं के द्वारा अगर सबसे ज्यादा शहादतें ली गई हमारे नेताओं की, तो धनबाद है जी। तो धनबाद से एक स्ट्रॉन्ग आवाज लोग मांग रहे थे। लेकिन चूंकि मैंने ये कहा कि नो डाउट धनबाद तो कभी लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये मेरे दिल और दिमाग में है कि धनबाद लोकसभा लड़ेंगे। लेकिन कब तक आप चेंज करते रहेंगे? मैंने ये कहा कि हम पहला लोकसभा उस सीट से लड़ेंगे जहां कम से कम मैं खुद को वोट दे सकूं। अच्छा, यही कारण था। और मैंने ये भी कहा, लोगों ने अलग अलग इसका नहीं, कोई अलग कोई कारण नहीं, डिफिनेशन जो हो होने दीजिए। लेकिन दूसरा चुनाव जो मैं लड़ूंगा वो वहां से लड़ूंगा जहां से पब्लिक डिमांड करेगी। अच्छा, तो गिरिडीह में हम लोग का 22,000 वोट आया, चूंकि सारा शहरी है। तो आपके यहाँ धनबाद में तो वोट कम है आपका? नहीं, धनबाद में भी 80,000 वोट मायने हैं। निर्दलीय प्रत्याशी इकलाक अंसारी 80,000 लेके आए हैं, तो मायने हैं वहाँ ना। जो पार्टियां स्थापित पार्टियां, उनसे ज्यादा वोट हम लोग लेके आए हैं। तीसरा स्थान। तो आपको लगता है धनबाद से लड़ते तो आप एक फाइट देते? जोरदार फाइट देते, बिल्कुल देते। जीतते? जीत का तो आप गारंटी किसी सीट से नहीं ले सकते हैं। आप जीत सकते हैं, आप ही जीतेंगे ये हम नहीं कह सकते। अच्छा। आप जीत सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में हम आपको विधानसभा में देखने वाले हैं। हाँ, देखेंगे। ये आपने एकदम ठाना है, और जनता ने आपको श्योरिटी दी है कि नहीं, जयराम महतो हमारी आवाज बनेंगे। अब चाहे 2 विधानसभा में कहीं से भी बन सकते हैं, कहीं से रहे वो, कोई पर वो विधानसभा जाएंगे। हाँ, और अपने साथ अपने साथियों को भी ले जाएंगे, नो डाउट। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके स्टार प्रचारक पार्टी के आप ही हैं? हाँ, इर्द गिर्द हमारे ही। जनता नहीं है?
जनता ही है, जनता तो जाहिर है हर जगह। जब लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़े थे, जो पहली मीटिंग बुलाए थे, एक सुंदर पहाड़ी के बीच बुलाए थे। मेरा यही स्टाइल है, खुला मेरा यही स्टाइल है गाड़ी के ऊपर। कि बाकी नेता कॉन्फ्रेंस हॉल बुलाते हैं, एसी पंखा कूलर दिस दैट। मेरा होता है अगर हम मीटिंग इम्पोर्टेंट बुलाते हैं तो किसी पहाड़ के बीच बुलाते अच्छा, हैं, एकदम पहाड़ों के बीच मस्ती से वहीं। बहुत तो इंटरेस्टिंग। पहला जब मीटिंग हुआ तो वहाँ लोगों ने यही कहा कि एक ही सीट लोकसभा लड़ा जाए, आप लड़िए, हम लोग पूरा फोकस करेंगे, सब लोग एक साथ। हाँ हम लोग सब उठ के आ जाएंगे और आपकी सीट को जीतेंगे गिरिडीह। लेकिन हमने ही कहा कि लोग बड़ा मतलबी कहेंगे कि एक ही सीट से लड़ा, अपनी सीट से लड़ा, अपने आप को जिताने के लिए लड़ा, सारे साधन संसाधनों को अपने पीछे लगा दिया। इसलिए हमने कहा नहीं, जो हैं प्रत्याशी लड़िए। बाकी उनकी ही राय थी कि आप फिर लड़िए, एक ही सीट लड़िए, आप जीतेंगे तो झारखंड जीतेगा। आप जीतेंगे तो झारखंड जीतेगा। और जयराम जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको हम 4-6 महीने बाद विधानसभा में शपथ लेते हुए देखें, और दोबारा जब भी आपका इंटरव्यू हम शायद झारखंड में करें या नोएडा में करें, आप बतौर एज अ विधायक आए। बिल्कुल, और आप अगर बेहतरीन तरीके से दिल से अगर दुआ देंगे तो हो सके मंत्रालय भी लेके आएंगे। बिल्कुल, वो तो चलिए वो आपकी बात है, लेकिन सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जी, मुझे धन्यवाद। समय दिया। और आभार। और सारे युवाओं को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जयराम जी जैसा इंस्पिरेशन अगर हो तो शायद झारखंड में एक नई क्रांति आएगी और लोगों के अंदर बदलाव भी नहीं आएगा। आया, ये आसान नहीं है आसान कि अब नहीं, एक साल में लोकसभा का चुनाव अभी 8-8 सीटों पे लड़ना और एवरेज 1-1 लाख वोट लेके आ लेके जाना, आना बड़ी बात नहीं है। है भारत देश में ऐसा, नहीं सर, आप शायद ही हुआ इंस्पिरेशन होगा। है सर, ट्रू तो इंस्पिरेशन है। इसलिए है कि जनता के विश्वास को जितना सबसे बड़ा बात है। जी, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने, मैंने ज्यादा कुछ विशेष नहीं कहा था, नहीं कहा। मैंने कहा कि सबसे पहले नेता उसको बदलने बोलिए अपने आप को। जी, अरे आप समाज को बाद में बदलिएगा, कानूनों को बाद में बदलिएगा, पहले आप खुद को बदलिए। तो जी, आप इतने पैसों को क्या करेंगे? तो हमने पहला घोषणा किया था अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो 75% जनता के बीच रख देंगे। जनता को जहां यूज करना है, किताबों में करना है या दवाई में करना है या पढ़ाई में करना है या कहीं करना है, दवाई सस्ता या शिक्षा या जहाँ भी। भाई मेरा पेमेंट 2,91,000 एक सांसद का ओवरऑल सब जोड़ जाड़ के, अच्छा, अपना आप सैलरी भी दे सैलरी देते का हैं? हम बात कर रहे हैं, जो सैलरी होगी सांसद की। अभी विधायक की सैलरी 2,88,000 झारखंड में, आप दे देंगे? हाँ 75% दे देंगे। और बाकी का बाकी हम लोग भी पेट्रोल चाय पानी होगा कि नहीं? तेल तो आपको सरकार देगी। नहीं तो सरकार हमको लगता है उसी में ऐड करके देती है अब से। अब तो वो आपका विषय है। हम भी उतना अध्ययन, तो हमने ये मतलब कहा आप कुछ परसेंट अपने पास रखेंगे? हाँ कुछ परसेंट अपने खर्चे के लिए। अब चाहे वो क्योंकि कुछ भी आसान miscellaneous नहीं हो। है। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम लोग अपना क्षेत्र के बाहर एक इंच जमीन नहीं कर देंगे। अच्छा, अपने क्षेत्र हम में। लीडर बनने आए हैं कि लुटेरा बनने आए और हैं? आप फैक्ट्री सेटअप कराएंगे? हम लूटने आए हैं झारखंड को कि धनबाद में 5 एकड़ जमीन, इस रोड साइड में 5 एकड़ जमीन, वहां मॉल बनेगा, वहां रेस्टोरेंट बनेगा, वहां फार्म हाउस बनेगा, सब बाहरी लोग। वहां नेताजी का पत्नी के लिए बनेगा, वहां नेताजी का भतीजा के लिए बनेगा। हम लूटने आए हैं झारखंड को। तो हमने पहला दूसरा घोषणा ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे 1 इंच भी जमीन मेरे क्षेत्र से बाहर मेरा नहीं होगा। जिस दिन आप पाएंगे हमें वोट नहीं करेंगे। जब तक नेता लोग खुद को नहीं बदलेगा देश नहीं बदलेगा। और हमने तीसरा बात कहा था कि हमारे ब्लड रिलेशन में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा हमारी पार्टी से। परिवारवादी। बिल्कुल। अरे भाई बाकी लोग का जीवन भर झंडा ढोलाएंगे, तो आप ऐसे हैं, रहेंगे? बिल्कुल ऐसे रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक लेकिन- अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन के रहेंगे। जो ये महत्वपूर्ण बात हम कह रहे हैं, ये 3 महत्वपूर्ण बात, 75% सैलरी, अपना क्षेत्र से बाहर 1 इंच जमीन नहीं जी, और हमारे ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं, इस पर परिवार हम कायम रहेंगे। 3 चीज आप इस पे ये कायम झारखंड रहेंगे। नहीं, भारत के देश में अगर कोई ऐसा प्रण लेता है तो क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सारी समस्या यही है। तमाम नेताओं का झारखंड में आप सर्च कीजिए, किसी के पास 10,000 करोड़ संपत्ति। अब देखिए ईडी पकड़ रही है, 1,000 करोड़ तो ही आ रहा है ना। बिल्कुल। तो जो पकड़ रही है तो 1,000 करोड़ आ रहा है, छुपा कितना रखा होगा? जी। अनुमान 10,000 करोड़। अनुमान क्या कीजिए उतने पैसों का? किसका पैसा है वो? जनता का। जनता का। उसके बाद आप क्या करते हैं? 20 साल खुद चुनाव लड़ते हैं, अमरेंद्र बाहुबली, अब ये महेंद्र बाहुबली अपना बेटा वादे बालकनी से खड़ा कर देते हैं, लीजिए आपका नया वारिस तैयार है। हाँ। वाह भैया, हम ताली बजाएंगे, वाह नेताजी, आपको 20 साल ढोए, अब आपके बेटे को ढोएंगे। ये सिस्टम भी हमारी पार्टी में नहीं चलेगा। ब्लड रिलेशन में नो टिकट। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। क्रांतिकारी पहल किए हैं। अगर हम लोग सफल हो जाएंगे तो इन नेताओं का अपना घर में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही रहें। बिल्कुल ऐसे क्योंकि- रहेंगे। इन तीनों पे तो क्रांतिकारी जो क्योंकि- पहल की, इस पर हम लोग स्टैंड एकदम क्लियर रहे। वही हम कहते हैं, आज एक किसान किसी भी गांव में चले जाए, उसके पास एवरेज जमीन होगा 3 एकड़, 2 एकड़, 1.5 एकड़। जी। 100 डिसमिल में 1 एकड़, यानी 3 एकड़ एवरेज। और नेताजी के पास 100 एकड़ है। और वो कहता है हम जनता का नेता हैं। कब तक ये लोग विश्वास करेंगे उन पे? जी। क्यों विश्वास कर रहे हैं? जितना हमारा
बड़ा बड़ा खेत का मूल्य नहीं है, जी। उससे कई गुना मूल्य में नेताजी बाथरूम बना के रखे हैं और फिर भी कहते हैं हम जनता के नेता हैं। तो इसलिए हमने उन्हें उस व्यवस्था पर चोट दिया है जी। कि हमारी पार्टी से अगर आप बोल दिए, चुनाव लड़ने से पहले होगा उसका, क्योंकि अगर वो किसी संपन्न परिवार का होगा, उसका अगर 4 जिला में जमीन तो हमें आपत्ति नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अगर वो कहीं प्रॉपर्टी बनाता है, आप तो आप धावा बोल देंगे। हम नहीं, हम हमसे शिकायत कीजिए, अगला बार टिकट ही नहीं देंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे हम, टिकट ही नहीं देंगे। एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है। और कोई ब्लड रिलेशन में तो टिकट जाएगा ही नहीं। इमरजेंसी में, इमरजेंसी ऐसे जैसे कोई बीच में चुनाव में कैंडिडेट के साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके परिवार के लोग आ सकते उस समय सोचेंगे। लेकिन इस संन्यास के बाद 70 साल में रिटायरमेंट भी लेता है और अपने 25 साल के बच्चे को अमरेंद्र महाबली, ये महेंद्र बाहुबली, यानी मैं लीजिए इस बार इसको स्वीकार कीजिए, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा ना। सर, इसी नोट पे मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही एक आवाज बन के रहें और जैसे हैं वैसे रहें। बिल्कुल, उस उम्मीद पर हम लोग अपने प्राणों को भी आहुति चढ़ा कर देंगे, अपने प्राणों को भी आहुत करने से पीछे नहीं हटेंगे। जीना मरना यहाँ सबको है, सभी जीते हैं, जी के चले जाते हैं, इस इतिहास में कहीं खो जाते हैं। इसी शान से रहेंगे, इसी अभिमान से रहेंगे, यही हमारा पहचान होगा, यही हमारा अभिमान होगा और यही मेरा मान होगा। क्या बात है सर, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको भी।